जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को हमने उस हिसाब से डिजाइन करा है कि आपका M2R5 ओ लेवल का एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो सिलेबस की सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कवर करने वाले हैं वेब डिजाइन का परिचय। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट, www वेबसाइट कैसे काम करती है, फ्रंट एंड और बैक एंड, क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट, इनको पूरा कवर करने वाले। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट एडिटर पे। एडिटर पे हम नोटपैड और सबलाइन की बात करेंगे, फाइल कैसे बनाना है, एडिट करना है, कैसे सेव करना है, इन सब की बात करेंगे। उसके बाद हम HTML की बात करेंगे और HTML मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके बार बार सवाल बनेंगे कि HTML क्या होता है, हेड सेक्शन क्या होता है, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, एंकर टैग क्या होते हैं, इन सब मतलब पूरे HTML को हम कवर करने वाले इस वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे CSS की, CSS क्या होता है, कैसे काम करता है HTML के साथ, ठीक, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करने वाले W3 CSS की। नेक्स्ट हमारा जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS। उसके बाद हम बात करेंगे फोटो एडिटर टूल की। लास्ट में हम बात करेंगे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग की। तो मतलब एक ही मात्र ऐसी वीडियो है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको M2R5 के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है जो आपस में जुड़कर डेटा या सूचना का आदान प्रदान करता है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है? कई सारे जो नेटवर्क्स हैं इनको मिला के बड़ा नेटवर्क बनाना, यही कहलाता है इंटरनेट। और ये क्या है? ये पूरे दुनिया भर में चलता है, ठीक, दुनिया भर के विशाल नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब इंटरनेट के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो जो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट की शुरुआत होती है 1969 में। यहाँ पे एक एजेंसी आती है ARPA। ये पहला नेटवर्क बनाती है जिसका नाम रखा जाता है ARPA नेट। यहीं से हमारे इंटरनेट की मतलब बुनियाद रखी जाती है। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा बनता है? ARPA नेट बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी। यह विश्व भर के कंप्यूटरों को TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कब बनता है? 1970 में बनता है। और इसको क्या बनता है? 1983 में इसको वरीयता दी जाती है कि पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन अब TCP/IP मॉडल के जरिए करा जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग और वीडियो कॉल जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट की विशेषता क्या है भाई? आप ईमेल को भेज सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका कोई भी मालिक नहीं है। मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। ARPANET। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा की जाती है जिसका नाम था ARPANET। मतलब ये पहला दुनिया का नेटवर्क था जिसका नाम था ARPANET। इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल, चैटिंग के लिए, सूचना को खोजने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, बैंकिंग के लिए। ये हमारे इंटरनेट का क्या उपयोग है। अब इंटरनेट कनेक्शन के क्या प्रकार हो सकते हैं? डायल अप हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है? टेलीफोन लाइन द्वारा धीमा कनेक्शन। ब्रॉडबैंड, तेज गति वाला वायर्ड कनेक्शन। वाईफाई, ये क्या है? वायरलेस लोकल नेटवर्क। अगला बात करते हैं मोबाइल डेटा, आपके 4G और 5G। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट और WW दोनों अलग अलग चीजें। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है, जबकि WW उस नेटवर्क पर चलने वाली एक सेवा है। समझ गए हम? नेक्स्ट बात करते हैं हम WWW की। WWW क्या है? WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर उपलब्ध लिंक किए गए दस्तावेजों मतलब हाइपर टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट की एक प्रणाली है जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में विकसित करा। मतलब हमको पता चला कि जो WWW है इसको किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया? 1989 में। किसके द्वारा बनाया गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक। WWW के मुख्य घटक क्या है? सबसे पहले URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? प्रत्येक वेब संसाधन का पता होता है। उसके बाद HTTP और HTTPS। HTTP क्या होता है? ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा भेजने का प्रोटोकॉल। अब इधर समझो जरा, जो आपका HTTP होता है और HTTPS होता है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योर। ये सिक्योर दो कारण से मिलता है। आपके पास एक SSL होता है जिसका नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर, दूसरा है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। समझ में आ गया? ये क्या करता है? ये आपके HTTP प्रोटोकॉल को क्या करता है? सिक्योर करता है। HTML वेब पेज बनाने की मार्कअप भाषा है। तो अगर आपको वेब पेजेस बनाने हैं तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? HTML का। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब पेज देखने वाला सॉफ्टवेयर होता है। मतलब वेब ब्राउजर क्या होता है? या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपके गूगल क्रोम,
मोजिला फायरफॉक्स, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह। नेक्स्ट समझते हैं कि www कैसे कार्य करता है। सबसे पहले यूजर ब्राउजर पे यूआरएल को टाइप करता है, उसके बाद क्या करता है, आपने कोई यूआरएल टाइप कर दिया, आपने लिख दिया http www.google.com। फिर क्या करता है हमारा कंप्यूटर हमारा ये नहीं समझ पाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है जिसका नाम है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, आपके यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसमें, आपके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। वही चीज़ लिखी है। सबसे पहले क्या करता है, यूजर ब्राउजर पे यूआरएल को टाइप करता है, ब्राउजर डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, सर्वर से डोमेन का आईपी पता करता है, ब्राउजर वेब सर्वर को एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस एचटीटीपी रिस्पॉन्स में वेब पेज के डेटा को वापस भेजता है। उसके बाद ब्राउजर हमारे एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस को रेंडर करके पेज को दिखाता है। समझ गए। बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट क्या होती है, एक ही डोमेन के अंतर्गत आपसे आपस में जुड़े हुए वेब पेजों का संग्रह। मतलब जो वेबसाइट हमारी होती है, जो हमारी वेबसाइट होती है, ये क्या है, ये आपकी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब कई सारे वेब पेजेस मिलके आपकी एक वेबसाइट बनाती है, ठीक, जो इंटरनेट पे होस्ट किया जाता है। अब वेबसाइट के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, आपके पास वेब होस्टिंग होनी चाहिए जहाँ पे आप फाइलों को स्टोर करोगे, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, वेब पेजेस होने चाहिए जो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाओगे। वेबसाइट कैसे काम करती है, अभी हमने ऊपर समझा था कि यूजर ब्राउजर में क्या करता है, डोमेन नेम को टाइप करता है, फिर डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम आपके जो यूआरएल होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर आपके क्या करा जाता है, आप क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद HTML, CSS, JS वाली फाइल को रेंडर करा जाता है आपके ब्राउजर पे, फिर ब्राउजर उन्हें दिखा देता है। समझ गए। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का पता होता है। होस्टिंग क्या होती है, फाइल स्टोर करने की जगह होती है। सर्वर क्या होता है, फाइल स्टोर व सर्व करने वाला कंप्यूटर होता है। वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट का एक पृष्ठ होता है। अब इधर समझो जरा, ब्राउजर, फिर डीएनएस, फिर वेब सर्वर, फिर रिस्पॉन्स, फिर पेज को रेंडर करा जाता है। मतलब आप ब्राउजर पे क्या करते हैं, ब्राउजर पे आप यूआरएल को टाइप करते हैं, फिर हमारा डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उस यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, फिर सर्वर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद वेब पेज को क्या करा जाता है, ओपन करा जाता है। ये पूरी वेबसाइट की वर्किंग होती है। वेब पेज की बात करते हैं। वेब पेज क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। मतलब वेब पेज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जो HTML भाषा में लिखा जाता है और ब्राउजर में प्रदर्शित होता है। यह वेबसाइट की क्या है, यूनिट है। वेब पेज कितने प्रकार से होता है, वेब पेज 3 प्रकार से होते हैं। एक आपका होम पेज, होम पेज का मतलब होता है वेबसाइट का पहला पृष्ठ। स्टैटिक पेज, जिसका कंटेंट नहीं बदलता। आपके पास वेबसाइट होती है जिनकी वेबसाइट का कंटेंट नहीं बदलता, उनको कहते हैं हम स्टैटिक वेबसाइट। और दूसरी तरीके की वेबसाइट होती है जो डायनेमिक वेबसाइट होती है। ये किससे कनेक्ट होती है, ये आपकी कनेक्ट होती है डेटाबेस से, और इन पे कंटेंट लगातार क्या रहता है, बदलता रहता है। इनको कहते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट। समझ में आया। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जिनका कंटेंट नहीं बदलता है। डायनेमिक वेबसाइट, जिनका डेटाबेस लगातार बदलता रहता है, मतलब कंटेंट बदलता रहता है। अब वेब पेज के अंदर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, कंटेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है, मल्टीमीडिया, हाइपरलिंक हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं और CSS हो सकती है। और यहाँ पे लिखा कई वेब पेज मिलाकर वेबसाइट बनती। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहलाती है आपकी वेबसाइट। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज की। फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होती,
यह वह भाग होती है जो यूजर को सीधे दिखाई देता है, जिसे यूजर ब्राउजर में देखता हुआ उपयोग करता है। ये किससे बनते हैं? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। HTML क्या होता है? HTML स्ट्रक्चर होता है। देखो आपके HTML होता है, CSS होता है, फिर JS होता है। HTML क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब पेज का। CSS क्या होती है? ये आपके वेब पेज को डिजाइन करने का तरीका होता है। JS क्या होता है? ये आपके क्या होता है? एक तरीके से ब्रेन होता है, मतलब फंक्शनैलिटी बिल्ड करने का कार्य करता है। जावास्क्रिप्ट और बैकएंड लैंग्वेज कौन सी होती है? यह वह भाग होती है जो सर्वर पे चलता है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस और लॉजिक को संभालता है। इसे यूजर सीधे नहीं देख सकता है। हमको एक चीज़ समझ में आई, जो हमारी क्लाइंट साइड है इसको सीधे यूजर देख सकता है, ठीक। और सर्वर साइड ये कहता है सर्वर पे चलता है, यूजर इसे सीधे नहीं देख सकता। जैसे आपकी सर्वर की कुछ लैंग्वेजेस है, PHP, पाइथन, Node.js, ASP.NET। डेटाबेस कौन सा है? MySQL, MongoDB, Oracle। सर्वर कौन सा है? अपाची वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट एंड में क्या होता है? यूजर इंटरफेस होता है, ये ब्राउजर पे चलता है, HTML, CSS, JS की मदद से बनता है। बैक एंड में क्या होता है? डेटा और लॉजिक होता है, ये सर्वर पे चलता है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? PHP, Node.js, डेटाबेसेस। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंट और सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस कौन सी होती है? यह स्क्रिप्ट यूजर के ब्राउजर में चलती है, जिसे पेज लोड होने के बाद उसमें बदलाव संभव होते हैं। जैसे आपके जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर JS या रिएक्ट फ्रेमवर्क। ये क्या करती है? ये आपके क्लाइंट साइड में काम करती हैं। क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? ये फ्रंट एंड मतलब ब्राउजर पे काम करती हैं। यहाँ पे लिखा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट तेज होती है क्योंकि ये सर्वर से बार बार संपर्क नहीं करती है। और सर्वर साइड लैंग्वेजेस क्या होती है? यह स्क्रिप्ट सर्वर पर चलती है, मतलब डेटा बेस से डेटा को लेके आती है और HTML के रूप में ब्राउजर को भेजती है। और सर्वर साइड में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? PHP, ASP.NET, पाइथन और Node.js। पाइथन के दो फ्रेमवर्क है, जेंगो और फ्लैस्क। क्लाइंट साइड क्या होती है? क्लाइंट साइड जो लैंग्वेजेस होती हैं ये ब्राउजर पे क्या होती है? निष्पादित होती है। और सर्वर साइड क्या होती है? सर्वर पे निष्पादित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का मतलब होता है आपने एक वेबसाइट बनाई, ये वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन पे भी, आपके टैबलेट पे भी, आपके टीवी पे भी, मतलब हर जगह पे सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से ओपन हो जाए। मतलब एक ही वेबसाइट कई डिवाइसों पे एकदम व्यवस्थित तरीके से ओपन हो जाए, यही कहलाती है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो यही चीज़ समझना है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें वेबसाइट सभी डिवाइसेस, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट की स्क्रीन के अनुसार स्वयं को समायोजित कर लेती है। अब इसके लिए क्या टेक्निक होती है, मतलब आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करा जाता है? आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिड लेआउट, फ्लेक्सिबल इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं और मीडिया क्वेरी CSS की मदद से लगा सकते हो। ये क्या काम करेंगी? आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। लाभ क्या है? एक ही कोड को सभी डिवाइस पे काम करता है, मतलब SEO बेहतर हो जाता है और यूजर अनुभव सुधर जाता है। समझ गए? नेक्स्ट बात करने वाले हम स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट के बारे में मैंने बताया था, जिनका क्या करता है, आपकी वेबसाइट है इनका कंटेंट ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, मतलब ये कंटेंट बार बार बदलता नहीं है, वही कहलाती है वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वह वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट फिक्स रहता है, हर बार यूजर को एक ही पेज दिखता है जब तक डेवलपर स्वयं कोड बदल के अपडेट ना करे। इनको कैसे बनाया जाता है? इनकी क्या विशेषताएं होती? ये केवल HTML व CSS से बन जाती हैं, डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, पेज लोड होने में तेज होती है क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस नहीं होता है, बार बार चीज़ें अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, अपडेट करने में के लिए मैनुअल बदलाव चाहिए। लाभ क्या है भैया इसके? कि ये तेज लोड हो जाती, कम लागत में बन जाती हैं, कम खतरा रहता, मतलब सुरक्षित रहती। हानि क्या है? बार बार अपडेट करना कठिन है, यूजर इंटरेक्शन सीमित है, बड़ी साइट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? वह वेबसाइट जिसका कंटेंट डेटाबेस से आता है, मतलब आपकी वेबसाइट है, इस पे जो कंटेंट होता है ये कहाँ से आता है? ये आपका आता है डेटाबेस से। जैसे कौन सी वेबसाइट हो सकती है? आपके अमेजोन है, अमेजोन पे क्या होता है? डेटा फिक्स थोड़ी नहीं रहता, हर दिन आपके कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं, कोई ना कोई अपने आप को लिस्ट करता रहता है ना भाई? तो इन पे कंटेंट क्या होता है? लगातार बदलता रहता है। तो ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए, ऐसी वेबसाइट कैसी वेबसाइट कहलाती है? डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। इनको बनाने के लिए आपको डेटाबेस की नीड होगी। क्या विशेषता है? ये यहाँ पे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, बैक एंड और डेटाबेस तीनों की आवश्यकता होती है।
लॉगिन, कमेंट और ऑर्डर संभव है। PHP, Node.js, पाइथन जैसी सर्वर भाषाओं का उपयोग करा जाता है इनको बनाने के लिए। स्टैटिक वेबसाइट में क्या था, कंटेंट फिक्स था, डेटाबेस नहीं था, HTML CSS से सीधे बनाया जा सकता था। डायनेमिक वेबसाइट में क्या, कंटेंट बदलेगा, डेटाबेस की नीड पड़ेगी, HTML CSS JS से फ्रंट एंड को डिजाइन करा गया तथा सर्वर लैंग्वेज का इस्तेमाल करा जाएगा बैकएंड साइड में। जो आपका यूनिट 1 था, इसमें हमने क्या समझा, देखो यूनिट 1 में हमने अभी तक समझा था कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों पे जाल होता है, WW क्या होता है, लिंक किए गए दस्तावेज होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होती है, यूजर इंटरफेस होती है, बैक एंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती है, RWD रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ये क्या होता है, सभी डिवाइसों के लिए अनुसार डिजाइन। समझ गए। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, एडिटर पढ़ना है। एडिटर में क्या क्या पढ़ना है, एडिटर का परिचय और नोटपैड प्लस प्लस। एडिटर क्या होते हैं, वेब पेज बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है जिसमें HTML CSS JS के कोड को लिखा जाता है। ये एडिटर सामान्यतः नोटपैड से अधिक सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनमें सिंटैक्स हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीटिशन और लाइन नंबरिंग जैसी सुविधाएं होती है। नोटपैड को कैसे डाउनलोड करेंगे, नोटपैड की ऑफिशियल साइट है notepad++.org, यहाँ से जाएंगे आप नोटपैड को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटपैड की विशेषता क्या है, ये पूरी तरीके से ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग है और क्या है, मल्टीपल टैब को कई सारे फाइल में खोल सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस आसानी से कर सकते हैं, प्लगइन की सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। अब ध्यान क्या देना है, जो नोटपैड प्लस प्लस है ये केवल विंडोज पर उपलब्ध है। मैक और लिनक्स के लिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या VS कोड एडिटर बेहतर विकल्प है। मतलब आपका जो नोटपैड प्लस प्लस रहता है ये कहाँ पे चलता है, विंडोज पे, और पूरी तरीके से क्या, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का अर्थ क्या होता है, आपका कोड इंटरनेट पे फ्री है, आप साथ में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। समझ में आया। बात करते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की। सबलाइन टेक्स्ट एक लोकप्रिय, तेज व शक्तिशाली कोड एडिटर है जो विंडोज, मैक, लाइनक्स सभी पर कार्य करता है। तो हमारा जो सबलाइन कोड एडिटर है ये क्या करता है, विंडो, मैक, लाइनक्स तीनों पे काम करता है और इसके लिए ऑफिशियल साइट सबलाइन.टेस्ट.com पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी क्या विशेषता है, ये तेज स्टार्टअप वाला हल्का सॉफ्टवेयर है, फाइल लाइन सिंबल को तुरंत खोज लेता है, मल्टीपल सिलेक्शन एडिटिंग कर लेता है, पैकेज कंट्रोल को ऑप्शन देता है और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देता है। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S और फाइल एक्सटेंशन क्या देना है आपको HTML फाइल बनाने के लिए, .html। फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिटर को खोलना पड़ेगा, न्यू पे जाना पड़ेगा, फाइल पे जाना पड़ेगा, फाइल के बाद न्यू पे क्लिक करना है और फाइल को सेव करते समय क्या करना है, आपको फाइल के लास्ट में .html लगाना है तो आपकी HTML फाइल बन जाएगी। अगर कोई भी फाइल पहले से मौजूद है तो उसको क्या करेंगे, फाइल पे जाके ओपन से फाइल को खोलेंगे और उस पर जो भी है चेंजेस, वो चेंजेस करने के बाद Ctrl+S करेंगे, सेव। अब जरा एक बार एडिटर की बात कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस क्या था, ये केवल विंडो पे चलता था, केवल विंडोज पे। ये हल्का और फ्री प्लगइन सपोर्ट था, मतलब एक ओपन सोर्स था। सबलाइन क्या है, ये विंडो, मैक, लाइनक्स तीनों पे चलता है, तेज है, मल्टी सिलेक्शन के लिए अच्छा है। VS कोड क्या है, ये भी विंडोज और मैक, लिनक्स पे तीनों पे अवेलेबल है, एक्सटेंशन और गिट इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है। समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं HTML की। यहाँ से हम बात करने वाले हैं HTML की। HTML क्या होता है, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या काम करती है, ये आपके वेब पेज को बनाने में आपकी हेल्प करती है। तो HTML क्या काम करती है, आपके वेब पेज को बनाने में हेल्प करती है। और ये HTML लैंग्वेज को किसके द्वारा बनाया गया, तो बनाया गया टिम बर्नस ली के द्वारा। कब बनाया गया था, इसका पहला वर्जन आता है 1991 में। समझ गए। तो HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज बनाने के लिए मानव मार्कअप भाषा है। इसमें टैग्स की मदद से क्या करा जाता है, पेज की संरचना को बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे टैग का इस्तेमाल करा जाता है। टैग बनाने के लिए आपको ये वाले ब्रैकेट लगाने हैं, इसको कहते हैं हम ओपन टैग, और ये आपका है क्लोज टैग। इसी के अंदर पूरे HTML के कोड को लिखा जाएगा। क्या विशेषता है, यह एक मार्कअप भाषा है, कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसमें टैग के क्या होते हैं, पेयर आते हैं। इसको कहते हैं ओपन टैग और इसको कहते हैं क्लोज टैग। ये सभी ब्राउजर, मतलब जो HTML होती है सारे ब्राउजर को सपोर्ट करती है। और साथ में क्या है,
आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं का मतलब अगर आप छोटे में HTML को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, दोनों सही है, दोनों में कोई भी मतभेद नहीं करेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझो जरा, HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। आप HTML फाइल बनाते हो तो .html फाइल का नाम, मान लो फाइल का नाम हमने प्रियांशु रखा, तो लास्ट में आपको .html भी लगा सकते हो और .htm भी लगा सकते हो, मतलब दोनों एक्सटेंशन सही हैं। अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो HTML भी सही है, HTM भी सही है। समझ गए। अब HTML के इतिहास की बात करते हैं कि HTML आया कहाँ से। तो HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में बनाया गया। तब से HTML के वर्जन कई सारे आ चुके हैं। वर्तमान में HTML5 उपयोग हो रहा है। तो समझ में आया कि जो वर्तमान में HTML का वर्जन चल रहा है, कौन सा चल रहा है, HTML5। ठीक है। HTML में एलिमेंट क्या होते हैं, अब समझो जरा एलिमेंट क्या होते हैं। आपने यहाँ से टैग स्टार्ट करा, इसको कहते हैं हम ओपन टैग। कौन सा टैग, ओपन टैग। और इसको कहते हैं हम क्लोज टैग। पैराग्राफ टैग को हमने यहाँ पे क्लोज करा, बीच में हमने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो जहाँ से टैग स्टार्ट हुआ और जहाँ पे टैग एंड हुआ, इसी चीज को कहते हैं हम एलिमेंट। समझ में आया। एट्रीब्यूट क्या होता है, आपने कोई भी मान लो img टैग लगाया, इसके अंदर आपने लिखा src के अंदर आपने इमेज का पाथ दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो आपके जो टैग के अंदर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ गई थी ना, इसी को कहते हैं हम एट्रीब्यूट। तो एलिमेंट और एट्रीब्यूट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आपके ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो भी सामग्री होती है उसी को कहते हैं हम एलिमेंट। और एट्रीब्यूट क्या होता है, आपके टैग को अतिरिक्त जानकारी देने वाला गुण, ये कहलाता है एट्रीब्यूट। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपने पैराग्राफ टैग लगाया और पैराग्राफ के टैग के अंदर आपने लिख दिया राम इज गोइंग टू कानपुर, और इस टैग को हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। तो ये जो टैग जहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे एंड हुआ, इसी को पूरा कहते हैं एलिमेंट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, आपने पी टैग लगाया, अंदर एक स्टाइल करके आपने क्या कर दिया, इसको दिया कलर, और कलर की वैल्यू क्या दे दी, रेड दे दी, और यहाँ पे लिख दिया राम इज गोइंग टू कानपुर और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। तो ये जो स्टाइल है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ी गई, इसी को कहते हैं हम एट्रीब्यूट। और टैग एलिमेंट क्या कहता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा था एलिमेंट। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। अब बात करने वाले हैं हम HTML की बेसिक से स्ट्रक्चर की। देखो सबसे ये HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है। डॉक टाइप क्या बताता है, ये आपका HTML5 है। क्या बताता है, ये HTML का वर्जन 5 है। अगर आप डॉक टाइप को नहीं डिफाइन करते तो ये इसको समझ में नहीं आएगा कि HTML का वर्जन कौन सा आप उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद आपको HTML टैग लगाना, कोई भी टैग लगेगा तो उस टैग को क्लोज भी करना है। तो HTML टैग को हमने यहाँ पे ओपन करा और HTML टैग को यहाँ पे क्लोज करा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं रूट टैग या पेरेंट टैग। उसके बाद हमारा आता है हेड टैग। ये देखिए हमारा हेड टैग होता है। हेड टैग में इतना समझिए आप बस, हेड टैग के अंदर वो जानकारी लिखी जाती है जो आपको अपने वेब पेज पे प्रदर्शित नहीं करनी है, जैसे आपके टाइटल टैग, आपकी CSS को लिंक करना, आपके मेटा टैग, ये सारे कहाँ पे लिखे जाएंगे, हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग के अंदर जो भी जानकारी लिखी जाएगी आपके वेब पेज पे नहीं दिखाई दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग क्या होती है, आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरी वेबसाइट का कंटेंट होता है। मतलब आप कोई इमेज लगाते हैं, आप फॉर्म बनाते हैं, आप पैराग्राफ लिखते हैं, आप हेडिंग लिखते हैं, जो भी लिखेंगे तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा, उनको बॉडी टैग के अंदर। लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे HTML का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे समझते हैं जरा, डॉक टाइप HTML क्या बताता है, ये HTML का डॉक्यूमेंट 5 है। HTML क्या है, ये पूरे पेज की जड़ है, मतलब रूट एलिमेंट है। अभी हमने आपको बताया था रूट एलिमेंट या पेरेंट एलिमेंट है। हेड क्या है, मेटा जानकारी, इसके अंदर भैया शीर्षक, स्टाइल व स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। और हेड टैग के अंदर लिखी हुई जानकारी क्या होती है, आपके वेब पेज पे नहीं दिखाई देती है। बॉडी क्या है, पेज पर दिखने वाली सामग्री। यहाँ पे लिखा हेड टैग में जो भी लिखा जाता है वो ब्राउजर पे नहीं दिखता है, केवल बॉडी का कंटेंट स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसी चीज़ की अभी हमने बात करी थी। तो ये था आपके HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर। इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
अब बात करते हैं हम हेड सेक्शन की। HTML में हेड सेक्शन क्या होता है? तो ये हमारा हेड सेक्शन है। हमने यहाँ पे हेड को ओपन करा और हेड को क्लोज करा। पढ़ते हैं हेड के बारे में। हेड सेक्शन में पेज की वह जानकारी होती है जो सीधे स्क्रीन पर नहीं दिखती, परंतु ब्राउजर व सर्च इंजन के लिए उपयोगी होती है। हमने आपको अभी जस्ट बताया था। जो आपके हेड टैग के अंदर क्या होती है, मेटा जानकारी को लिखा जाता है। आप टाइटल टैग को लिख सकते हैं, आप CSS को लिंक कर सकते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके वेब पेज पर नहीं दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं, कौन कौन से टैग लगाए जाते हैं? टाइटल। टाइटल क्या करता है? ब्राउजर टैब में दिखने वाला शीर्षक होता है। फिर हम बात करते हैं मेटा टैग की। मेटा टैग क्या काम करता है? ये 4 सेट कीवर्ड्स, व्यूअर जैसी मेटा जानकारी, मतलब ये डेटा अबाउट डेटा की जानकारी देता है। मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा डेटा के अंदर क्या लिखा जाता है? डेटा अबाउट डेटा। ये क्या काम करता है? ये आपके SEO मतलब आपकी वेबसाइट को रैंक करने का काम करता है। नेक्स्ट आप लिंक मतलब आप CSS फाइल को जोड़ सकते हैं। आप कहाँ पे? हेड सेक्शन में। आप स्टाइल टैग को लिख सकते हैं, मतलब इंटरनल CSS को हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के कोड को यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। अगली बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग की। फॉर्मेटिंग टैग का मतलब क्या होता है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। बोल्ड का मतलब होता है आपके पास कोई टेक्स्ट है, उसको आपने बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो जाता है। इटैलिक का मतलब उसी वर्ड को आपने तिरछा कर दिया। अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रू का मतलब आपने वर्ड को बीच से काट दिया। अब बोल्ड के लिए देखो, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आपके पास 2 टैग होते हैं, एक आपका बी टैग होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है। ऐसे टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आपके पास आई टैग भी होता है, EM टैग भी होता है। दोनों टेक्स्ट को क्या कर देता है? तिरछा कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यू टैग की। यू टैग क्या काम करता है? अंडरलाइन कर देता है टेक्स्ट को। और स्ट्राइक थ्रो के लिए आपके पास 2 टैग हैं। आपके पास एक स्ट्राइक है और S टैग। ये दोनों क्या करेंगे? वर्ड को बीच से काट देंगे। समझ गए? अब बात करते हैं डिव और प्री टैग की। डिव क्या करता है? ये ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है जिसका उपयोग पेज के हिस्सों को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल समझो जरा, जो आपका डिव टैग होता है, इनका क्या काम होता है? आपके घर में मम्मी चली गई, मान लो आपके घर पे मम्मी चली गई, तो आपके दोस्त आते हैं, आपको चाय बनानी है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप चाय के चीनी के पत्ते को ढूंढ पाते हैं? चाय देखो, कंटेनर क्या, ड्यू टैग क्या कहलाता है? ड्यू टैग ये होता है कि कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख पाओगे। जैसे आप घर पे कोई सामान लेके आए, आपने मान लो चीनी लेके आए, चाय पत्ती लेके आए, और भी दाल वगैरह, दाल चावल वगैरह लेके आए। आप क्या करते हैं कि आप सारी सामान को एक बॉक्स में रख दोगे? नहीं, आप सारी सामान को अलग अलग बॉक्सेस में रखोगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें ढूंढने पे आसानी से मिल जाए। यही काम करता है आपका यहाँ पे HTML में ड्यू टैग। ये क्या काम करता है? अगर आप हेडर सेक्शन बनाते हो तो आप हेडर को के लिए अलग एक कंटेनर बना सकते हो। अगर आप फुटर बनाते हो तो फुटर के लिए अलग सेक्शन बना, आप न्यू बार बनाते हो तो आप न्यू के लिए अलग ड्यू का सेक्शन बना सकते हो। समझ गए? अगली बात करते हैं प्री टैग की। टैग टेक्स्ट जो का त्यो मतलब वाइट स्पेस व लाइन ब्रेक सहित दिखाता है। ये मोनो स्पेस फॉन्ट में होता है। आप प्री टैग लगाने के लिए ऐसे प्री टैग को आप लिख सकते हो। ये जो का तो वैसे ही के लिख देगा आपका। बात करते हैं एंकर टैग की। एंकर टैग का काम होता है हाइपर लिंक बनाने के लिए। देखो, एंकर टैग का काम होता है हाइपर लिंक बनाने के लिए उपयोग होता है। एक पेज से दूसरे पेज या दूसरे पेज के किसी हिस्से में जाया जा सकता है। मान लो आपके पास एक पेज है, आप इस पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करोगे? हाइपर लिंक का। और हाइपर लिंक के सिंटेक्स क्या होता है? आपको एंकर टैग लगाना। आपके पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे एंकर टैग के अंदर? जिसका नाम है href। href के अंदर आप उस फाइल का एड्रेस दोगे जहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे आप उस टेक्स्ट को लिखोगे जहाँ पे आपको क्लिक करना है, और एंकर टैग को कर दोगे क्लोज। समझ गए? अब देखो, एक सवाल और आपके पेपर में पूछा जाता है, आपकी जो लिंक होगी वो सेम टैब पे ओपन हो जाती है। उस चीज से बचने के लिए एक एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट को आपको क्या कर देना? अंडरस्कोर ब्लैंक। ये क्या करेगा? ये आपकी लिंक को नए पेज में ओपन करेगा। अगर आप टारगेट को अंडरस्कोर सेल्फ करते हैं तो क्या करेगा? वो सेम पेज पे ओपन करेगा लिंक को। इमेज टैग। HTML में इमेज लगाने के लिए IMG टैग का उपयोग करा जाता है। और इधर देखिए,
आपको IMG टैग लगाना है। IMG के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है src सोर्स, और इस सोर्स के अंदर आपको उस इमेज का एड्रेस देना है। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और इस्तेमाल होता है जिसका नाम है alt। alt क्या करता है, अगर आपकी इमेज का पाथ गड़बड़ हो जाएगा तो alt पे लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। समझ गए, ये आपका सिंटेक्स होता है। इधर देखिए, ये आपका सिंटेक्स, आपने IMG टैग लगाया, src के अंदर आप उस फाइल का उस मतलब इमेज का एड्रेस देते हैं। फिर अल्टरनेटिव के अंदर अगर मान लो यहाँ पे आपने JPG की जगह JP लिख दिया, तो अब ये इमेज कभी प्रदर्शित नहीं होगी, तो आपको alt पे लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई देगा। आप हाइट और विड्थ को भी दे सकते हैं यहीं पे। सोर्स, ये क्या होता है, इमेज फाइल का पता होता है। ALT क्या होता है, इमेज ना दिखने पे वैकल्पिक टेक्स्ट होता है। हाइट और विड्थ क्या होता है, इमेज की चौड़ाई और ऊंचाई होती। अब मेन चीज देखो जरा, ALT एट्रीब्यूट क्यों जरूरी है? यह स्क्रीन रीडर व SEO के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इमेज ना लोड होने पे टेक्स्ट को दिखाई देता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझ में है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती तो कम से कम पता चल जाता है कि किस चीज की इमेज थी। इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम अल्टरनेटिव टैग ALT का। पैराग्राफ की बात करते हैं। HTML में पैराग्राफ को लिखने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं, तो वो टैग होता है p टैग। p टैग का उपयोग करते हैं हम HTML में पैराग्राफ लिखने के लिए। कमेंट को लिखने के लिए क्या करते हैं, कमेंट को लिखने के लिए हम इन का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, ये HTML कमेंट होता है, इसका उपयोग करते हैं HTML में कमेंट लिखने के लिए। HTML में कमेंट लिखने से ब्राउजर पर HTML में कमेंट लिखने से ब्राउजर पे नहीं दिखता है, वो केवल नोट में कोड पर रहता है या कोड समझने में आपकी मदद करता है। हमको एक चीज़ समझ में आई, देखो, जो कमेंट होते हैं, कमेंट का उपयोग कोड समझाने के लिए होता है बस, और किसी काम के लिए नहीं होता। अगर आपने मान लो कहीं पे कोड लिखते हैं, पूरे HTML में कोड लिखते हैं, आपको बताना है कि ये हमारा हेडर सेक्शन है, ये हमारा फुटर सेक्शन है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कमेंट को ड्रॉप करोगे। कमेंट क्या होते हैं, बस आपको समझाने के लिए क्या होता है, कोड होते हैं। और HTML में कमेंट लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इन सिंबल्स का उपयोग करते हैं। टेबल, टेबल टैग डेटा पंक्तियों को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोगित। मतलब टेबल का मतलब हमको समझ में आता है कि हमारे पास रो और कॉलम में डेटा को क्या करा जाएगा, व्यवस्थित करा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा। अब टेबल के लिए क्या क्या जरूरी, पहले टेबल का हम सिंटेक्स देख लेते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं, टेबल टैग का उपयोग करते हैं। हमने टेबल टैग लगाया, टेबल के अंदर हमको टेबल की रो बनानी होती। टेबल रो के लिए TR, और टेबल रो के अंदर हमको TH, टेबल की हेडिंग बनाती है। पहली हेडिंग हमने बना दी, मान लो नेम नाम की हेडिंग बना दी, और इस TH को हमने मारा क्लोज, और इस TR को भी हमने करा क्लोज। अगली चीज क्या करेंगे, जो हमने टेबल रो के अंदर हेडिंग बनाई, उसी टेबल रो के अंदर हम डेटा भी फिल करेंगे। तो क्या करेंगे, टेबल डेटा फिल करने के लिए TD, नेम में हमने लिख दिया प्रियांशु, और इस TD को क्या करा, क्लोज करा। और लास्ट में हमने क्या करा, जो आपका टेबल टैग था उस टेबल को भी हमने क्लोज कर दिया। ये थी हमारी टेबल। देखिए यहाँ पे टेबल के लिए क्या क्या जरूरी, सबसे पहले आपको टेबल टैग लगाना पड़ेगा। टेबल टैग के अंदर टेबल की रो बनानी पड़ेंगी, फिर टेबल की हेडिंग बनानी होंगी, फिर टेबल रो को क्लोज करना, और टेबल रो के अंदर हम डेटा को फिल करेंगे, लास्ट में टेबल टैग को क्लोज करेंगे। अब समझते हैं जरा बॉर्डर क्या होती है। जो हमने बॉर्डर और सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग लगाई, इनका क्या मतलब होता है। बॉर्डर, ये टेबल की सीमा रेखा की मोटाई होती है। मतलब आपने डेटा लिख दिया, आपको टेबल कितनी मोटी चाहिए, कैसी चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको बॉर्डर चाहिए। सेल पैडिंग क्या होती है, ये सेल की सामग्री व सीमा के बीच में जगह होती है। सेल स्पेसिंग, सेल के बीच की जगह होती है। हाइट विड्थ क्या होती है, टेबल की चौड़ाई व ऊंचाई होती है। अब बात करते हैं TR, TS, TD की, ये क्या होते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, टेबल की पंक्ति होती है। TH का मतलब टेबल की हेडिंग होती है। TD का मतलब क्या होता है, टेबल का डेटा होता है, सामान्य डेटा सेल। समझ गए। अब ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपका पेपर में सवाल बनता है। क्या ध्यान देना है आपको, TS टैग द्वारा बनाया गया टेक्स्ट डिफॉल्ट रूप से बोल्ड व सेंटर अलाइन होता है। हमको समझ में आया कि अगर हम TS टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है बोल्ड, और टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, सेंटर। समझ गए। जो हमने ऊपर ये टेबल बनाई थी, ये यहाँ पे जो टेबल हमने बनाई थी, ये इसका देखो आउटपुट है कि आपको टेबल इस तरीके से दिखाई देगी। ये
और टेबल की संरचना का क्रम क्या होता है, सबसे पहले आपको कौन सा टैग लगाना, सबसे पहले आपको टेबल टैग लगाना। टेबल टैग के बाद आपको क्या करना है, टेबल की रो बनानी। टेबल रो के अंदर क्या बनाना है, टेबल की हेडिंग्स बनानी। टेबल की हेडिंग बनाने के बाद टीएच को क्लोज करना है और टेबल रो को भी क्लोज करना है। और उसके बाद टेबल रो के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल के डेटा को फिल करेंगे और टेबल डेटा को क्लोज करेंगे और टीआर को क्लोज करेंगे लास्ट में। और सबसे लास्ट में हमने टेबल को भी क्या हमारा क्लोज मिला। ये हमारे टेबल का सिंटेक्स होता है, समझ गए। बात करते हैं रो स्पैन कॉल स्पैन की। रो स्पैन क्या होती है, एक सेल को कई पंक्ति में फैलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रो स्पैन का। कॉल स्पैन एक सेल के कई स्तंभों को फैलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कॉल स्पैन। जो कॉल स्पैन होता है वो कॉलम को जोड़ता है, रो स्पैन क्या करता है, पंक्तियों को जोड़ता है। दोनों टेबल को व्यवस्थित करने के काम करते हैं, समझ गए। क्या समझ में है, जो हमारा कॉल स्पैन होता है ये क्या काम करता है, ये कॉलम को जोड़ता है। और जो रो स्पैन होता है ये क्या करता है, ये पंक्तियों मतलब रो को जोड़ने का कार्य करता है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एचटीएमएल में लिस्ट की। लिस्ट क्या होती, देखो लिस्ट हमारे पास तीन तरीके से होती है। एचटीएमएल में लिस्ट क्या होती, तीन तरीके से होती है। सबसे पहले ऑर्डर्ड, दूसरी है अनऑर्डर्ड, तीसरी है डिफिनीशन लिस्ट। डिफिनीशन लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ये क्रमागत सूचित होती है जिसमें आइटम्स 1 2 3 ये ABC इस तरीके से आपको क्या होता है, डेटा दिखाई देता है। और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है, ऑर्डर लिस्ट OL। उसके अंदर आपको लिस्ट बनानी थी। पहले लिस्ट में मान लो लिख दी है एप्पल और इस लिस्ट को करा क्लोज। दूसरी लिस्ट के अंदर आइटम रखा बनाना और इसको लिस्ट को मारा क्लोज और हमने OL को मार दिया क्लोज। तो हमने लिस्ट के अंदर क्या दो चीज़ें रख दी। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है वो हमारी नंबर से स्टार्ट होती। कहाँ से स्टार्ट होती, नंबर से। आप इनके टाइप को बदल सकते हो, कौन से एट्रीब्यूट की मदद से, टाइप एट्रीब्यूट की मदद से। अब कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, अगर आपने टाइप को 1 रख दिया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 से। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अगर आपने टाइप को A कर दिया तो ऐसे ABC दिखेगा, स्मॉल ABC करा तो स्मॉल ABC दिखेगा, आपने रोमन अंक में करा तो रोमन अंक में डेटा दिखे देगा। आप स्टार्ट एट्रीब्यूट की मदद से क्या कर सकते हैं, आप शुरुआत के क्रम को बदल भी सकते हैं। कहाँ पे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अगली हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, बिना क्रम की सूची होती है। इसमें क्या होता है, बुलेट वगैरह सिंबल इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट और UL को यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। जो भी हम लिस्ट बनाएंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पे अनऑर्डर टाइप में आपको लिस्ट दिख जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टाइप क्या होता है, DISC भरा हुआ गोला। सर्किल भी आप टाइप में बदल सकते हैं, खाली गोला। स्क्वायर कर सकते हैं, आप चौकोर खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। जो ऑर्डर लिस्ट होती है ये क्या करती है, ये आपको स्टेप दिखाने का काम करती है। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, समान बिंदुओं के लिए उपयोग होती है। तीसरी बात करते हैं हम डिफिनीशन लिस्ट की। एचटीएमएल में डिफिनीशन लिस्ट क्या होती है, एचटीएमएल में डिफिनीशन लिस्ट का उपयोग शब्द या उसकी परिभाषा देखने के हेतु करा जाता है। मतलब आप जैसे यहाँ पे एचटीएमएल लिखते हैं तो आप इसका पूरा नाम लिखना चाहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप करोगे डिफिनीशन लिस्ट का। डिफिनीशन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको DL टैग लगाना होगा, DL टैग को क्लोज करना होगा। उसके बाद DT, मतलब DT का मतलब क्या होता है, आपके डिफिनीशन लिस्ट में जो भी डेटा है, जो भी आपकी हेडिंग होगी वो लिखने के लिए आपको किसका DD। फिर आपको क्या करना है, डिफिनीशन लिस्ट में डेटा को फिल करना है। ये क्या है, ये आपके डिफिनीशन टर्म है। और DD का मतलब क्या है, ये डिफिनीशन का डेटा है, डिस्क्रिप्शन है। तो समझ गया, यहाँ पे आपने HTML लिखा और DT टैग को क्लोज करा। फिर DD के अंदर आपने क्या लिखा, जो भी आपको HTML के बारे में लिखना था वो लिख दिया। ऐसे करके आप क्या बना सकते हैं, डिफिनीशन लिस्ट बना सकते हैं, समझ गए। ये आपका सिंटेक्स होता है। कैसा सिंटेक्स था, सबसे पहले आप DL टैग को लगाओगे, DL टैग के अंदर आप DT का इस्तेमाल करोगे। DT के अंदर मान लो हमने HTML लिख दिया और इस DT को करा क्लोज। और हमें HTML के बारे में बताना चाहते हैं तो फिर हम करेंगे DD
और HTML के बारे में जो भी लिखना होगा लिख देंगे और क्लोज करेंगे DD को, और लास्ट में हम DL को क्लोज कर देंगे। ये थी हमारी डिफिनीशन लिस्ट। बात करते हैं HTML फॉर्म की। HTML फॉर्म क्या होते हैं? यूजर डेटा से इनपुट जानकारी लेने के लिए उपयोग करा जाता है, जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, सर्वे फॉर्म। यहाँ पे देखो फॉर्म के अंदर जैसे फॉर्म बनाने के लिए आपके पास जो टैग होता है फॉर्म होता है। यहाँ पे दो तरीके के एट्रीब्यूट मेनली इस्तेमाल होते हैं। एक आपका एक्शन है, एक्शन के अंदर क्या लिखा जाएगा? URL लिखा जाएगा, पेज का एड्रेस लिखा जाएगा, जहाँ पे क्या करा जाएगा? आपके डेटा को स्टोर करा जाएगा, डेटा को भेजा जाएगा। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है मेथड। मेथड क्या काम करेगा? ये बताएगा कि आपका डेटा कैसे भेजना है। ये दो एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर मेनली इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट क्या है? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? डेटा को कहाँ भेजा जाएगा, मतलब URL क्या होता है डेटा का। अगला है मेथड। मेथड के अंदर हम गेट या पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके फॉर्म, सबसे पहले आप फॉर्म टैग लगाओगे, एक्शन लिखोगे कहाँ पे डेटा को स्टोर करा जाएगा, फिर मेथड बताओगे कि डेटा आपका कैसे ट्रांसफ़र होएगा। फिर आप क्या करोगे? आप अंदर फॉर्म को बनाओगे। फॉर्म बनाने के लिए इनपुट टैग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे। अब देखो बात करते हैं हम गेट और पोस्ट की। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, गेट क्या होता है? देखो बात कर रहे हैं हम गेट पोस्ट की। गेट क्या होता है? इस पे जो भी URL पे डिटेल होती है वो आपको दिख जाती हैं। अब पोस्ट में क्या होता है? URL की डिटेल नहीं दिखती हैं। समझ गए? ये यहाँ पे लिखा हुआ। गेट क्या करता है? गेट डेटा URL में दिखाता है, जबकि पोस्ट क्या करता है? छिपा के डेटा को भेजता है, और ये सुरक्षित है पोस्ट। बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट की और इनपुट टाइप की। फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? आपका इनपुट हो सकता है विभिन्न प्रकार के इनपुट लेने के लिए, टेक्स्ट एरिया बहुत सारी पंक्तियों का टेक्स्ट लेने के लिए, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए, बटन बनाने के लिए, लेबल किसका उपयोग करते हैं? इनपुट का नाम लेने के लिए। सबसे पहले टाइप कौन सा हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है। टाइप क्या हो सकता है? पासवर्ड हो सकता है। रेडियो का मतलब होता है विकल्प चुनने के लिए। जैसे आप चाहते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? रेडियो का। इसमें कोई एक ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब अलग कई सारे विकल्पों को चुनना। जैसे मान लो आप सिटी चुनते हैं, मान लो एक तरफ हमने लिख दिया आगरा, एक तरफ लिख दिया कानपुर। आप कहते हैं दोनों सिटी चुनना चाहते हैं, तो आपने चेक बॉक्स का क्लिक करा तो चेक बॉक्स ऐसे होता है। आप कई सारे विकल्पों को चुन सकते हैं। समझ गए? अब बात करते हैं इनपुट एट्रीब्यूट की कि इनपुट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। इनपुट के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है नेम। नेम का काम क्या होता है? फॉर्म डेटा में फील्ड की पहचान होती है। वैल्यू ये क्या होता है? डिफॉल्ट और प्रारंभिक मान होता है। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है? हल्के रंग का संकेत टेस्ट होता है कि आपको क्या फिल कर रहा है इस फील्ड के अंदर। मैक्स लेंथ अधिकतम अक्षर सीमा को प्रदर्शित करता है। रीड ओनली केवल पढ़ने योग्य, इसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते। डिसेबल फील्ड को निष्क्रिय कर देना। इन एट्रीब्यूट से फॉर्म को अधिक यूजर फ्रेंडली और नियंत्रित बनाया जा सकता है। आप इनपुट टैग के अंदर क्या कर सकते हैं? इन एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब बात करते हैं टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है। टेक्स्ट इनपुट, अगर आपने टाइप को टेक्स्ट दे दिया तो अब इसके अंदर क्या होता है? यह एक पंक्ति में छोटा टेक्स्ट लेने के लिए उपयोग करा जा सकता है, जैसे नाम या शहर। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? यह बहुपंक्ति टेक्स्ट जैसे संदेश कामा टिप्पणी लेने के लिए उपयोग होता है। यह रोज व कॉलम्स इसकी ऊंचाई चौड़ाई तय करते हैं। मतलब आपको रोज और कॉलम देनी पड़ेगी। ये क्या बताएंगे? आपकी लंबाई और चौड़ाई को बताएंगे आपका टेक्स्ट एरिया। देखो आपका जो इनपुट होगा, इनपुट आपका ऐसे आता है, आप इस पर क्या आता है? लिमिटेड चीज़ें लिख सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया का आपको क्या करना पड़ता है? रोज और कॉलम्स बतानी पड़ती है। तो मतलब आपको ऐसे आता है, इसमें कितना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया स्वयं एक बंद मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसीलिए टेक्स्ट एरिया अनिवार्य है। मतलब जो टेक्स्ट एरिया है इस टैग को ओपन भी करना पड़ेगा और टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन को बनाने के लिए किस टैग का उपयोग करा जाता है? सेलेक्ट टैग का उपयोग करके ड्रॉप डाउन सूची बनाई जाती है, जिसमें उपयोगकर्ता कई विकल्पों में से एक या एक से अधिक चुन सकता है। जैसे हमने ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सेलेक्ट टैग का उपयोग करा, सबसे पहले नेम क्या दिया? सिटी, और कई सारे ऑप्शन बने। ऑप्शन बनाने के लिए ऑप्शन टैग का उपयोग करते हैं। इसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। अगर कोई भी सिटी चुनना चाहते हैं तो इन तीनों ऑप्शन में कोई भी सिटी को चुन सकता है। समझ गया? मल्टीपल एट्रीब्यूट, इसके साथ कई सारे विकल्प चुने जा सकते हैं। आप सेलेक्ट मल्टीपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्टेड एट्रीब्यूट, कई विकल्प को
पहले से चुना हुआ दिखाने के लिए, मतलब ऑप्शन सिलेक्टेड का उपयोग करते हैं। सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन का उपयोग करके जब कई अधिक विकल्प हो तो जगह बचाता है। रेडियो बटन्स कम विकल्पों का उपयुक्त करा जाता है, मतलब आपको कई सारे रेडियो नहीं बनाने होंगे, आप डायरेक्टली किसका मदद कर सकते हैं, सिलेक्ट। ये क्या करेगा, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देगा बना के, उसके अंदर आप चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कई सारे कोर्स है, CCC, ADCA, O लेवल, तो आपको क्या करेगा, ये सिलेक्ट टैग आपको एक लिस्ट दे देगा, मतलब आपको ऑप्शन दे देगा। समझ गए। बात करते हैं रेडियो बटन व चेक बॉक्स से। रेडियो बटन का इस्तेमाल कब होता है, एक विकल्प को जब चुनना हो, और चेक बॉक्स का इस्तेमाल कब होता है, जब कई सारे विकल्प चुनने हो। तो आपको रेडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट लेना पड़ेगा, आपको टाइप को रेडियो करना पड़ेगा, और यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, नेम देना पड़ेगा। चेक बॉक्स के लिए आपको टाइप क्या करना पड़ेगा, चेक बॉक्स करना पड़ेगा। बस ध्यान आपको क्या देना, जो रेडियो होता है, समझ गए, उसमें जो नेम होता है समान होना चाहिए, ताकि एक ही विकल्प चुना जा सके। अगर आपने नेम को अलग अलग कर दिया तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मतलब आप दोनों फिर ऑप्शन को चुन पाओगे। तो इसीलिए जो नेम होता है, नेम को सेम वैल्यू देना जरूरी है, जिससे दोनों को पता चल पाए कि ये सेम कैटेगरी में आते हैं, तभी आपके मेल या फीमेल पे क्लिक हो पाएगा। समझ गए। चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स से उपयोग करता है एक से अधिक विकल्प को एक साथ चुन सकता है, जबकि रेडियो में केवल एक ही चुन सकता है। अब बात करते हैं बटन की। देखो बटन हमारे पास एक सबमिट बटन होती है, एक रीसेट बटन होती है। सबमिट बटन का क्या होता है, फॉर्म का डेटा सर्वर पे भेजने के लिए उपयोग करा जाता है। आप इनपुट लोगे, टाइप को क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। और रीसेट बटन क्या होता है, फॉर्म के फील्ड के सभी डिफॉल्ट वैल्यू को खाली करने के लिए आप टाइप को क्या कर दोगे, रीसेट कर दोगे। सबमिट क्या करता है, डेटा को भेजता है, जबकि रीसेट क्या करता है, फॉर्म को खाली कर देता है। यही दोनों में अंतर है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम और फ्रेम सेट की। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम द्वारा एक ब्राउज़र विंडो को कई भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें प्रत्येक भाग अलग अलग HTML पेज को दिखाता है। देखो जरा फ्रेम क्या होता है, आपके पास एक विंडो है, इस पे आप चाहते हो कि यहाँ पे एक HTML की फाइल 1 खुल जाए, यहाँ पे चाहते हैं आप HTML की फाइल 2 खुल जाए, यहाँ पे आप चाहते हैं HTML की फाइल 3 खुल जाए, मतलब कई सारे HTML के पेज को एक ही विंडो पे ओपन करना चाहते हो तो किसका उपयोग करोगे, फ्रेम और फ्रेम सेट का उपयोग करोगे। समझ गए। आज की डेट में इसका उपयोग ना करके हम लोग आई फ्रेम का उपयोग करते हैं। ये हमारे फ्रेम सेट का है एग्जाम्पल। फ्रेम सेट में आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको रो वाइज चीज़ें डिवाइड करनी है या कॉलम वाइज करनी है, तो आप यहाँ से करोगे और कई सारे आप फ्रेम बना सकते हो, मतलब कई सारे पेजेस को एक फ्रेम में रख सकते हो। जो कॉल्स होती क्या थे, ये कहलाती है भैया विंडो को स्तंभ, मतलब कॉलम के वाइज में डिवाइड करेगा। जो रो होगी वो रो के वाइज डिवाइड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी, जो फ्रेम सेट होता है, अगर आप फ्रेम सेट टैग को लगाते हैं तो आपको बॉडी टैग हटाना पड़ेगा। अगर आप बॉडी टैग नहीं हटाते तो फ्रेम सेट टैग कभी वर्क नहीं करेगा। समझ गए। नेस्टेड फ्रेम्स क्या होते हैं, एक फ्रेम सेट के अंदर दूसरे फ्रेम सेट को रखना, यही आपका कहलाता है नेस्टेड फ्रेम। ये देखिए एक फ्रेम था, उसके अंदर हमने दूसरे फ्रेम को रख लिया, यही कहलाता है नेस्टेड फ्रेम। आप आज की डेट में हम क्या करते हैं, फ्रेम्स की जगह पे हम क्या करते हैं, ड्यू फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड का उपयोग आई फ्रेम की मदद से करते हैं। तो मतलब आज की डेट में हम फ्रेम सेट का उपयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं HTML वर्जन 5 की। HTML 5 में अंदर क्या बताया गया, HTML 5 HTML का नवीनतम संस्करण है, जिसे W3C, मतलब W3C का पूरा नाम क्या है, W3C इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम। W3C का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। इसको जो HTML 5 है, इसको W3C के द्वारा कब बनाया गया, 2014 में बनाया गया। इसमें कुछ नए सीमेंटिक टैग, मल्टीमीडिया और सपोर्ट या फॉर्म वैलिडेशन जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब HTML 5 के अंदर क्या जोड़ा गया, कई सारे सीमेंटिक टैग जोड़े गए, जैसे एक्सेक्शन, एक्शन, न्यू, SID, ये सारे टैग जोड़े गए। और ऑडियो वीडियो टैग की बात करी गई। इसमें क्या करें, फॉर्म के कई सारे इनपुट प्रकार जोड़े गए, जैसे ईमेल, डेट, रेंज। कैनवास व SVG ग्राफिक्स को सपोर्ट करने लगा, लोकल स्टोरेज या ऑफलाइन सपोर्ट करने लगा। समझ गए। सीमेंटिक टैग क्या होते हैं, ऐसे टैग जो अपने आप में अर्थ, मतलब मीनिंग को स्वयं स्पष्ट करते हैं। जैसे न्यू का अर्थ क्या है, नेविगेशन मेनू, ऐसे करके हेडर का क्या अर्थ है, आपको कोई चीज़ टॉप पे बनानी, हेडर। समझ गए। ये टैग आपके कहाँ जोड़े गए, HTML वर्जन 5 के अंदर।
HTML5 के कुछ नए एलिमेंट्स की बात करते हैं। सेक्शन, ये क्या करता है, पेज का एक ये क्या आता है, सेक्शन क्या होता है, पेज का एक स्वतंत्र भाग होता है। न्यू क्या होता है, नेविगेशन लिंक का समूह होता है। आर्टिकल क्या होता है, स्वतंत्र और पूर्ण सामग्री होती है, मतलब ब्लॉगिंग के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जब ब्लॉग आप पोस्ट करते हो उनके लिए इस्तेमाल। असाइड क्या करता है, ये अतिरिक्त जानकारी होती है किसी भी टैग की। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो और वीडियो टैग की। ऑडियो टैग, देखो ऑडियो को लगाने के लिए आपको सबसे पहले ऑडियो लिखना है, फिर आपको कंट्रोल्स लिखना है। इसका काम क्या होता है, आपके ऑडियो को कंट्रोल देगा। कैसे कंट्रोल देगा, आप ऑडियो को आगे पीछे बढ़ा पाओ, मतलब गाने को आगे पीछे बढ़ा पाओ, वॉल्यूम को क्या कर पाओ, वॉल्यूम को मैनेज कर पाओ। ये सारे कंट्रोल्स आपको क्या देगा, आपको कंट्रोल्स बटन देगा। आप ऑडियो को डाउनलोड कर पाओ। आपको सोर्स करके टैग लगाना है src एट्रीब्यूट के साथ, उस गाने की फाइल देनी और उसका टाइप देना है। वीडियो टैग के लिए क्या करते हैं, वीडियो टैग लगाने के लिए, वीडियो को लगाने के लिए वीडियो टैग का उपयोग करते हैं। इसमें भी कंट्रोल्स कि आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो को जहाँ से चाहे वहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल्स आपको लगाना पड़ेगा, समझ गया। फिर सोर्स देके src के अंदर उस वीडियो का पाथ देना होगा। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट क्या करता है, ये प्ले, पॉज, वॉल्यूम जैसी बटन को दिखाता है। अन्य उपयोगी एट्रीब्यूट ऑटो प्ले, लूप या म्यूटेड का भी हम उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं HTML5 में फॉर्म वैलिडेशन की। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, देखो जरा, फॉर्म वैलिडेशन ब्राउजर में तुरंत ही त्रुटि को दिखा देगा, मतलब आपके जो एरर्स होंगे आपके ब्राउजर के अंदर वो दिखा देगा। तो इनको रोकने के लिए भैया आप रिक्वायर्ड, मतलब फील्ड को भरना अनिवार्य हो सकता है। पैटर्न क्या करेगा, रेगस के पैटर्न की जांच करेगा। ऑटो फोकस क्या करेगा, पेज लोड होते ही फोकस करेगा। और टाइप को अगर आपने ईमेल कर दिया तो क्या करेगा, वैध ईमेल फॉर्मेट की जांच करेगा। टाइप को नंबर कर दिया तो केवल नंबर को ही स्वीकार करेगा, समझ गए। ये आपके क्या है, फॉर्म के वैलिडेशन। एम्बेडेड मीडिया और लेआउट आईफ्रेम की बात करते हैं। HTML में एम्बेडेड मीडिया क्या है, एम्बेडेड टैग का उपयोग कब करा जाता है, बाहरी सामग्री, मतलब वीडियो और फ्लैश वीडियो को एम्बेडेड करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्या करना, फाइल लगानी है तो आप किस टैग का इस्तेमाल करोगे, एम्बेड का, समझ गए, एम्बेड टैग का उपयोग करोगे। HTML लेआउट क्या, HTML5 में हेडर, नेव, मेन, फुटर जैसे टैग से पेज को व्यवस्थित ढांचा, मतलब व्यवस्थित लेआउट को बनाया जाना, यही आपके HTML के लेआउट है। आई फ्रेम क्या होता है, एक पेज के अंदर दूसरा वेब पेज दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर गूगल मैप को एम्बेडेड करना, हमने आपको बताया था। अब आज की डेट में क्या करते हैं, आई फ्रेम का उपयोग करते हैं। पहले हम लोग किसका उपयोग करते थे, फ्रेम सेट वगैरह का, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करने वाले CSS की। CSS क्या होता है, CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करता है, HTML एलिमेंट को स्टाइल, मतलब रंग, फॉन्ट, लेआउट देने की क्या करता है, काम करता है। मतलब आपकी वेबसाइट को क्या करता है, सुंदर और आकर्षक बनाने का काम किसका होता है, CSS का। पूरा नाम क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का उपयोग क्यों करें, CSS का उपयोग करना है आपको डिजाइन व कंटेंट को अलग अलग रखने के लिए, एक ही CSS फाइल से पूरी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, रिस्पॉन्सिव और आकर्षक डिजाइन बनाने के लिए। किसका उपयोग करेंगे हम, CSS का। CSS का अर्थ क्या है, कई नियम टकराने। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ CSS के। CSS को हम तीन तरीके से HTML से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कहलाते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के मतलब क्या होता है, आपके जो टैग होते हैं उसी टैग के अंदर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके CSS को लगाना। मतलब आप अगर यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाते हैं तो यहाँ करके आप स्टाइल, अगर आप एट्रीब्यूट लगाते हैं तो इसके अंदर आप CSS को लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है आपके टैग के अंदर। अगली बात करते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए क्या करते हैं, आपके HTML फाइल में ही हम स्टाइल टैग का उपयोग कर लेते हैं। स्टाइल टैग का उपयोग कर लेते हैं, इसी के बीच में पूरे CSS के कोड को लिख पाते हैं। ये कहलाती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को क्या करते हैं हम, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए आपका जो हेड वाला सेक्शन है वहाँ पे आप लिंक टैग का इस्तेमाल करके रिलेशनशिप को स्टाइल शीट दोगे। href के अंदर क्या करोगे, अपनी CSS की फाइल को, CSS की फाइल का पाथ दोगे। जो आपकी CSS की फाइल होती उसके एक्सटेंशन होता है .css, मतलब आपको फाइल का नाम देना है, लास्ट में .css लगाना, वही आपके href के अंदर आपको देना है। ये कहलाती एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होती, आपके स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके टैग के अंदर ही CSS को लिखना। इंटरनल क्या होती, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का उपयोग करना। एक्सटर्नल क्या होती, अलग से CSS फाइल को लिंक टैग के जरिए कनेक्ट करना, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम CSS के सिलेक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम कौन सा सिंबल का उपयोग करते हैं, इस वाले सिंबल का उपयोग करते हैं।
यह पेज के सभी एलिमेंट पर लागू हो जाता है। समझ गए? अगर आपके पेज पे कई सारे एलिमेंट्स हैं तो सब पे काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टैग या एलिमेंट सिलेक्टर की। अगर टैग सिलेक्टर का मतलब ये होता है, अगर आपने पी टैग पैराग्राफ बनाया है तो आपको ऐसे पी करने के बाद ये बॉडी ओपन कर दी, इसके अंदर जो भी लिखोगे आपके पैराग्राफ के अंदर वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? आईडी सिलेक्टर को टारगेट करने के लिए हम हैश वाले सिंबल का उपयोग करते हैं। आईडी एक पेज में केवल एक ही बार उपयोग होनी चाहिए, मतलब आईडी क्या होती है? अपने आप में यूनिक होती है। समझ गए? और आईडी को प्राप्त करने के लिए हैश वाले सिंबल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर को प्राप्त करने के लिए कौन सा सिंबल का उपयोग करते हैं? डॉट वाले सिंबल का उपयोग करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है आपके सब सिलेक्टर। सब सिलेक्टर का मतलब होता है आपके पास आपने एक ड्यू टैग बनाया, उस ड्यू टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग बनाया, तो अगर आपके ड्यू के पैराग्राफ को आपको टारगेट करना है तो आप क्या करोगे? ड्यू के बाद ऐसे पैराग्राफ टैग और ऐसे करके ब्रैकेट, इनके अंदर सीएसएस को लिख पाओगे। ये कहलाता है भैया आपके सब सिलेक्टर। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एट्रीब्यूट का पहले आपको टैग का नाम लिखना होता, फिर कौन से एट्रीब्यूट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट का टाइप लिखना होता, उसके बाद आपको सीएसएस को अप्लाई करना होता है। ये कहलाता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। नेक्स्ट है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर का मतलब होता है एक साथ सीएसएस कई सारे टैग में चेंजेस करना। जैसे हम H1, H2 और पैराग्राफ, इन तीनों के अंदर फॉन्ट फैमिली एरियल लगाना चाहते हैं तो हम कॉमा से इसको ग्रुप सिलेक्टर को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की। कौन कौन सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आती? सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर। ये बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए। बैकग्राउंड रिपीट, मतलब इमेज को कई बार दोहराने के लिए। इस पर नो रिपीट करोगे तो बैकग्राउंड की इमेज केवल एक ही बार दिखेगी। बैकग्राउंड पोजीशन, इमेज की स्थिति के लिए। बैकग्राउंड साइज, मतलब इमेज का आकार देखने के लिए। समझ गए? तो ये आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं जिनका उपयोग हम क्या करेंगे? CSS पे करेंगे। नेक्स्ट है ब्लॉक बॉक्स, ब्लॉक व बॉक्स प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले हम कौन कौन से ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ये पूरी लाइन को घेर लेता है। जैसे आपके ड्यू टैग होते हैं, आपके पैराग्राफ टैग होते हैं, ये क्या करते हैं? पूरी लाइन को घेर लेते हैं। आपके HTML पेज के अंदर पूरी लाइन को घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है? ब्लॉक होता है। इनलाइन क्या होता है? ये केवल आवश्यक जगह ही घेरता है। जैसे आपके स्पैन टैग होते हैं, मतलब जितनी जगह आपने स्पैन टैग के अंदर कुछ भी लिखा तो वो उतनी जगह घेरेंगे जितनी उनकी ज़रूरत है। ये कहलाते हैं इनलाइन प्रॉपर्टी। समझ गए? नन क्या होता है? ये एलिमेंट को छिपा देता है। फ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल लेआउट के लिए इस्तेमाल। अगर आपने कई सारी चीज़ें लिखी ड्यू के अंदर, अगर आपने उसको फ्लेक्स करा तो फ्लेक्स क्या करेगा? चीज़ों को ऐसे ऐसे कर देगा, मतलब क्या करेगा? चीज़ों को एक व्यवस्थित लेआउट के अंदर लगा देगा। नेक्स्ट है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल को समझने के लिए कुछ चीज़ें देखो इधर। सबसे पहले हम बॉक्स मॉडल को समझते हैं। देखो सबसे पहले चीज़ आती है कंटेंट। क्या आता है? कंटेंट आता है। जो कंटेंट के ऊपर जो स्पेस होती है, कंटेंट के बाहर जो स्पेस होती, इसको हम कहते हैं पैडिंग। और इस पैडिंग के बाहर जो ये चीज़ आती है, जो स्पेस आती है, इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस होती है इसको हम लोग कहते हैं क्या? मार्जिन। समझ में आ गया? सबसे अंदर होता कंटेंट, कंटेंट के बाहर की स्पेस क्या होती है? पैडिंग, पैडिंग के बाहर की स्पेस क्या होती है? बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर की स्पेस क्या होती है? मार्जिन होती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले चीज़ क्या आती है? कंटेंट, कंटेंट के बाद पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। समझ गए? HTML एलिमेंट में एक ही बॉक्स होता है जिसमें आप कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन 4 परतें होती है। आप इनको क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको क्या करना, कंटेंट की बाहर की स्पेस को बढ़ाना, तो आप किसको बढ़ाओगे? पैडिंग को बढ़ाओगे। आपके पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। जो आपका बॉर्डर होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस क्या कहलाती है? तो पैडिंग कहलाती है। आपसे कहता है मार्जिन और पैडिंग के बीच की स्पेस क्या कहलाती है? बॉर्डर कहलाती है। तो ऐसे अगर सवाल आएंगे तो आप इनको तुरंत कर लोगे। समझ गए? नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट व बॉर्डर प्रॉपर्टी की। लिस्ट क्या है? हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती, अनऑर्डर लिस्ट होती और एक डिफिनीशन लिस्ट होती, इन तीनों पे भैया क्या कर सकते हैं? हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। इन लिस्ट पे हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए देखो सबसे पहले हमारे पास टाइप भी था कि हम वहाँ से टाइप करके हम इनके टाइप को बदल पाए। लेकिन अगर हम CSS की मदद से इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। क्या करेंगे? लिस्ट स्टाइल टाइप, टाइप को हम दे देंगे जो भी हमको टाइप चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जो भी पोजीशन चाहिए वो पोजीशन दे सकते हैं। मतलब टाइप क्या करेगा? आपको 1 2 3 ऐसे कर देगा, जो स्टाइल बदल देगा, ये सारा काम करेगा। आप क्या कर सकते हैं? लिस्ट स्टाइल इमेज भी दे सकते हैं, मतलब जो आपके बुलेट्स होते हैं उनको आप इमेज भी दे सकते हो। बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या कहलाती? देखो सबसे पहले बॉर्डर की आपको विड्थ देनी कि बॉर्डर हमें कितनी चौड़ी चाहिए।
2 पिक्सल चाहिए, 4 पिक्सल चाहिए, 6 पिक्सल चाहिए, जो भी चाहिए। फिर बॉर्डर का स्टाइल दोगे कि मतलब बॉर्डर हमारी डैश्ड है, डैश का मतलब ऐसे हमारी बॉर्डर दिखेगी। फिर हमको बॉर्डर का कलर देना कि हमारा कलर क्या है, हमारा कलर पिंक है, तो हमको बॉर्डर ऐसे दिखेगी पिंक कलर से। बॉर्डर रेडियस मतलब ये कॉर्नर कि आपका जो बॉर्डर है मतलब ऐसे ऐसे गया, यहाँ से कहाँ से कितना राउंड हो जाएगा, ये कहलाता है बॉर्डर रेडियस। तो ये कहलाते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। आप इनको शॉर्ट हैंड में दे सकते हो, जैसे आप ऐसे देख सकते हो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आपके 2 पिक्सल की सॉलिड रेड बॉर्डर आ जाएगी। समझ गए? ये जो आपका यहाँ पे डैश दिखा, ये आपका डॉटेड भी हो सकता है, ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, मतलब आप कई सारे स्टाइल आती हैं। समझ गए? तो ये थी हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी। बात करते हैं पोजिशनिंग प्रॉपर्टी की। पोजिशनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है सबसे पहले स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपका कंटेंट है, ठीक, आपके पास ये कंटेंट है, तो ये कंटेंट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है। इस पर क्या होगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये प्रॉपर्टी क्या करेंगी, वर्क नहीं करेंगी। अगर आप डायरेक्टली लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम नहीं करेंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पोजिशनिंग प्रॉपर्टी बदलनी होगी, मतलब आपके इसके नेचर को रिलेटिव करना पड़ेगा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आपके पास ये स्क्रीन थी, मान लो ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे आपने एक कंटेनर बनाया और एक कंटेनर यहाँ पे बनाया। आपने इस वाले कंटेनर को बोला कि आप 2 पिक्सल टॉप से नीचे आ जाओ, तो आपने जैसे टॉप से 2 पिक्सल करा, या बॉर्डर क्या करा, ये आपका डिव कंटेनर नीचे आ गया। किसकी वजह से, जब इसका नेचर रिलेटिव था। अगर ये स्टैटिक होता तो क्या करता, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टी को एक्टिव नहीं करता। समझ गए? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करता, निकटतम क्या करता, पोजिशनल प्रेजेंस के सापेक्ष काम करता। मतलब हमारी बात समझो, आपके पास ये स्क्रीन थी, आपके पास 3 डिव, जैसे आप इन तीनों को मतलब इसके जो मेन ड्यू है, जो पेरेंट ड्यू है, अगर आपने उसको क्या प्रॉपर्टी दे दी एब्सोल्यूट, पोजीशन को क्या करा एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेंगे, ये आपका पेरेंट है, तो ये दोनों इसके पीछे जाके क्या करेंगे, छिप जाएंगे, और फिर आप इनके बाद टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जैसी प्रॉपर्टी को एक्टिव कर पाओगे। समझ गए? नेक्स्ट है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि स्क्रीन स्क्रॉल करने पे भी ना हिले। अगर आपने इसको क्या करा, फिक्स कर दिया, तो आपको ये यहीं का यहीं रुका रहेगा। समझ गए? आपकी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल होगी, लेकिन जो फिक्स्ड पे जो चीज़ कंटेंट है वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। नेक्स्ट है स्टिकी। स्टिकी का मतलब ये होता है कि आपके पास एक डिव यहाँ पे है, समझ गए, आपने इसको स्टिकी दिया और बोला कि जैसे टॉप से 10 पिक्सल जाते हो आप वहीं पर रुक जाना, तो जैसे ही वेबसाइट को स्क्रॉल करा जाता तो ये उठ के यहाँ पे आएगा। जब देखेगा टॉप से 10 पिक्सल बचा तो ये यहीं का यहीं रुक जाएगा, ये कहलाता है स्टिकी कहलाता है। समझ गए? अगली बात करते हैं हम CSS लिस्ट व टेबल को डिजाइन करने के। तो CSS में लिस्ट के लिए हमने आपको बताया भैया, आप पैडिंग दे सकते हो, आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, और CSS में टेबल को सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप पहले रो स्पैन या कॉल स्पैन दे सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो, ये सारी चीज़ें, कलर वगैरह दे सकते हो, है ना भाई। तो ये डिजाइनिंग का काम आप खुद दे सकते हो, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात करते हैं हम W3 CSS की। देखो ये W3 CSS क्या है, ये W3 स्कूल द्वारा बनाया गया हल्का और तेज व रिस्पॉन्सिव CSS का फ्रेमवर्क है। तो W3 CSS क्या है, एक मिनट, W3 CSS ये क्या है, ये आपके क्या है, देखो ये जो W3 CSS है ये क्या है, W3 स्कूल के द्वारा बनाया गया एक तेज व रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है। इसमें बिना ज्योक्वेरी या जावा स्क्रिप्ट के भी सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे बनी बनाई क्लासेस होती, क्या होती, क्लासेस होती। इन क्लास को आप कॉपी करके डायरेक्ट आप अपने HTML पे लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो भी क्लास का काम होगा वो आपके HTML के साथ हो जाएगा। समझ गए? CSS का W3 CSS जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप इनकी साइट पे जाओगे, इस लिंक को कॉपी करोगे और अपने HTML पेज के हेड सेक्शन पे क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। W3 CSS की क्या विशेषता है, बूट स्ट्रैप जैसा हल्का व सरल है। बूट स्ट्रैप भी क्या है, ये भी आपके CSS का फ्रेमवर्क है, ये भी आपका काम करता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन को बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे बनी बनाई क्लासेस होती, बिना jQuery JS के निर्भर, मतलब jQuery JS पर निर्भर नहीं रहता। रिस्पॉन्सिव ग्रिड डिजाइन के लिए क्या करा जाता है, उपयोग करा जाता है। यहाँ पे क्या करती है, बनी बनाई क्लासेस आपको मिल जाती है, सीधे आपको उनको उपयोग करना है। मेन चीज़ क्या याद रखनी
कि W3 की जो जितनी भी क्लासेस हैं वो हमेशा स्टार्ट होंगी W3 डैश से। समझ गए। अब बात करते हैं W3 CSS में क्लास कलर्स के कि कौन कौन सी क्लासेस कलर के लिए उपयोग करी जाती है। W3 CSS में रंग लगाने के लिए पहले से बनी क्लासेस उपलब्ध हैं। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप W3 लिखोगे, सीधे कलर का नाम दे दोगे तो आपके बैकग्राउंड पे वो कलर लग जाएगी। समझ गया। आपने W3 ग्रीन करा तो आपके बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर आ जाएगा। अगर आपने करा, देखो ये था आपके बैकग्राउंड कलर के लिए। किसके लिए था? बैकग्राउंड कलर के लिए। अगर आपको टेक्स्ट का कलर बदलना, टेक्स्ट कलर के लिए आपको लिखना पड़ेगा W3 टेक्स्ट और उसके बाद आपको कलर का नाम देना पड़ेगा। ये किसके लिए उपयोग होगी? ये इस्तेमाल होगी टेक्स्ट के कलर के लिए। समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी W3 रेड, ये क्या करेगा? बैकग्राउंड रेड कर देगा। ये क्या करेगा? ब्लू कलर का बैकग्राउंड कर देगा। W3 टेक्स्ट वाइट, ये क्या करेगा? आपके टेक्स्ट को वाइट कलर का कर देगा। समझ गए। मतलब जो W3 CSS है इसमें CSS को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे क्लास को कॉपी करना है और HTML डॉक्यूमेंट के साथ पेस्ट कर देना। समझ गए। जो भी क्लास का काम होगा वो आपके HTML डॉक्यूमेंट के साथ हो जाएगा। बात करते हैं W3 CSS कंटेनर्स की। W3 में कंटेनर्स क्या होते हैं? क्लास किसी भी एलिमेंट जैसे डिव, हेडर, फुटर में उचित पैडिंग को जोड़ता है ताकि कंटेंट किनारों से ना सटे। अब देखो जरा कंटेनर्स क्या होते हैं। ये आपका वेब पेज है। अब आपने कोई भी डिव बनाया या हेडर बनाया या फुटर बनाया, ये फुटर बनाया, तो आप जैसे W3 CSS को क्लास दोगे कंटेनर, तो ये क्या करेगा? जो साइड की स्पेस होंगे, जो पैडिंग होगी ना, उसको मैनेज कर लेगा। कौन करेगा? W3 कंटेनर। ये देखो यहाँ पे लिखा है W3 कंटेनर आमतौर पर हेडर या फुटर सेक्शन पर लगाई जाती ताकि टेक्स्ट को व्यवस्थित दिखाई दिया जाए। समझ गए। तो साइड के स्पेस मतलब पैडिंग को मैनेज करने का काम कौन करता है? W3 CSS का कंटेनर क्लास। नेक्स्ट क्लास है W3 पैनल्स। W3 पैनल क्लास से सूचना बॉक्स, इंफॉर्मेशन अलर्ट पैनल बनाया जाता है जिसमें ऊपर नीचे मार्जिन स्वतः ही जुड़ जाता है। मतलब क्या करता है? टॉप पे और बॉटम पे मार्जिन अपने आप जुड़ जाएगा। किस क्लास की वजह से? W3.CSS पैनल। मतलब W3 पैनल ये करके क्लास है, इससे क्या होगा? आपके टॉप और बॉटम पे मार्जिन ऐड हो जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं W3 CSS बॉर्डर की। बॉर्डर लगाने के लिए कौन सी क्लास होती है? आपको बॉर्डर देना है W3, देखो बॉर्डर को लगाने के लिए W3 बॉर्डर नाम की क्लास देनी। फिर आपको बॉर्डर का कलर बताना है। बॉर्डर कलर बताने के लिए W3 बॉर्डर और कलर का नाम देना होगा। समझ गए। फिर उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा? बॉर्डर का साइज़ देना पड़ेगा। तो आप बॉर्डर का साइज़ दे सकते हो, राउंड करना कैसे करना ये सब कुछ दे सकते हो। तो क्लास कौन सी होती है? सामान्य बॉर्डर के लिए W3 बॉर्डर लगाना, राउंड करने के लिए आपके राउंड करने का मतलब ये होता है ऐसे ही बॉर्डर हो जाएगी। राउंड लार्ज मतलब, तो आपके राउंड लार्ज का मतलब ये ऐसे बॉर्डर हो जाएगी। समझ गए। ऐसे करके अगर आपको केवल टॉप पे बॉर्डर चाहिए, टॉप का मतलब ये होता है आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, इसके टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो W3 बॉर्डर टॉप कर पाओगे। तो ये CSS में बॉर्डर की क्लास। आपको एक चीज़ बस समझनी है कि जो W3 CSS है ये इसके सवाल सबसे ज़्यादा बने जाते हैं। मतलब आपकी क्लासेस के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको क्लासेस क्या करनी है? W3 की क्लास आपको याद कर लेनी है, क्योंकि W3 की क्लास के कम से कम 5 से 6 सवाल आपके पेपर में सीधे सीधे बनते हैं कि इस क्लास का क्या उपयोग होता है, बॉर्डर के लिए कौन सी क्लास का उपयोग करा जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती। अगली बात करते हैं W3 CSS में फॉन्ट व टेक्स्ट के लिए कौन सी क्लासेस होती है। फॉन्ट के लिए यहाँ पे क्लास होती है, आपको W3 लिखना है, इसके बाद सीधे आपको फॉन्ट का नाम जोड़ देना है। अगर आपको सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करना है तो W3 के बाद सेरिफ फॉन्ट लगा दोगे। समझ गए। ये यहाँ पे लिखा हुआ। अगर टेक्स्ट का कलर बदलना है तो W3 टेक्स्ट रेड। अगर साइज को मतलब आपके टेक्स्ट को साइज को बड़ा करना है तो W3 लार्ज या W3 एक्स लार्ज। अगर आपको ओपेसिटी मतलब थोड़ा सा पारदर्शी बनाना है तो W3 के बाद आप ओपेसिटी लगा दोगे। समझ गए। अब अलाइनमेंट के लिए कौन कौन सी क्लासेस उपयोग होती है? आप W3 को सेंटर कर दोगे तो आपका टेक्स्ट क्या आ जाएगा? सेंटर। W3 को लेफ्ट कर दोगे तो आपका टेक्स्ट क्या आ जाएगा? लेफ्ट। W3 राइट, ये कहाँ पे आ जाएगा? आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से आ जाएगा। समझ गए। ये अलाइनमेंट के लिए कैसी क्लास होती है? आप सीधे सीधे लिख दो W3 राइट, तो आपके राइट से चीज़ें लिखना चालू हो जाएंगी। आपने W3 लेफ्ट कर दिया तो आपके लेफ्ट से चीज़ें लिखना चालू होंगी। समझ गए। अब टेबल व लिस्ट बनाने के लिए कौन सी क्लास होती है? तो यहाँ पे जो क्लास होती है W3 टेबल क्लास होती है। आप W3 टेबल लिख दोगे तो आपका क्या होगा? आपकी टेबल बन जाएगी। बॉर्डर लिखने के लिए W3 बॉर्डर लिखना पड़ेगा। समझ गए। लिस्ट के लिए
आपको लिखना है W3 और लिस्ट का टाइप लिख लेना है कि ऑर्डर लिस्ट बना रहे हो अनऑर्डर लिस्ट। अगर ऑर्डर लिस्ट है तो OL, अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो UL। समझ गए? अब W3 CSS में इमेज व ग्रिड क्या होती है? देखो, इमेज लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्लास देनी है। आपको इमेज के साथ क्या करना है? आपको इमेज को राउंड करना तो W3 राउंड करोगे, आपको इमेज लगानी W3 इमेज कर दोगे। ग्रिड के लिए क्या करोगे? आपको क्लास देना पड़ेगा। W3 रो वाइज करना चाहते हो या कॉलन वाइज करना, अगर रो वाइज करना चाहते हो तो रो, या कॉलन वाइज करना चाहते हो तो कॉलन। देखो इधर देखो, W3 रो और W3 कॉलन क्या करता है? W3 CSS। देखो, अगर आपने प्रॉपर्टी दी W3 रो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलन होगी ना, ये क्या होगा? 12 पिक्सल का गैप लेगा। समझ गए? और अगर W3 CSS क्या है? ये फ्रेमवर्क है जो कलर, कंटेनर, पैनल्स, फॉन्ट, टेबल, लिस्ट, इमेजेस व ग्रिड जैसी क्लासेस को तेज़ी से डिजाइन बनाने के लिए उपयोग। हमने आपको जस्ट बताया कि जो आपका W3 है, इसके अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं। इन क्लासेस को आपको कॉपी करना और HTML के अंदर सीधे लगाना। जो भी क्लास का काम होगा आपके HTML के साथ वो अपने आप हो जाएगा। समझ गए? अगली बात करते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? हम यूनिट कहाँ पे? यूनिट 6 की बात कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट व एंगुलर जे। अब हम बात कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट या एंगुलर जेएस की। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का परिचय क्या है? जावा स्क्रिप्ट क्या है? ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है जो वेब पेज को इंटरेक्टिव और डायनेमिक बनाने में आपकी हेल्प करती है। जैसे बटन क्लिक पर एक्शन, फॉर्म वैलिडेशन या एनिमेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जेएस को कैसे जोड़ा जा सकता है? जेएस को जोड़ने के 2 तरीके। सबसे पहले आप स्क्रिप्ट टैग को लगा के जावा स्क्रिप्ट को जोड़ सकते हैं। दूसरा, आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC, मतलब इसको कहते हैं हम इंटरनल जेएस, और इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे चलता है? यह पूरी तरीके से यूजर के ब्राउजर पे चलता है, इसीलिए इसको क्लाइंट साइड भाषा भी कहा जाता है। स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर रखना बेहतर होता है ताकि पहले कंटेंट लोड हो जाए। हमारी बात समझो, आपने यहाँ पे HTML टैग, देखो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आप HTML टैग लगाते हो। HTML टैग, HTML के अंदर आपने हेड टैग लगाया और यहाँ पे आपने हेड टैग को करा क्लोज, यहाँ पे आपने बॉडी टैग को करा ओपन और पूरी वेबसाइट को लिख दिया, और यहाँ पे आपने कर दिया बॉडी टैग को क्लोज, लास्ट में आपने कर दिया HTML टैग को क्लोज। जो हमारी सबसे बेस्ट जावास्क्रिप्ट लगाने का तरीका होता है, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखो। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाओ। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि पहले आपकी पूरी वेबसाइट को ब्राउज़र पे लोड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके जावा स्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे लोड करा जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल की। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं? जावा स्क्रिप्ट में 3 तरीके से वेरिएबल बनाए जाते हैं। एक आपका वैर, दूसरा आपका लेट, तीसरा आपका कॉन्स्ट। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। जो वैर है ये बहुत पुराना तरीका है, मतलब जब जावा स्क्रिप्ट आई थी तो उस समय जो पुराना तरीका था वो वैर इस्तेमाल करा जाता था। उसके बाद लेट और कॉन्स्ट का उपयोग करा जाने लगा। ये कब आया? एक अपडेट आया ES6, उसके अंदर इसका इस्तेमाल करा जाने लगा। वैर क्या है? ये पुराना तरीका है, और ये कैसा स्कोप था? ये फंक्शन स्कोप था, और ये एक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता था, होस्टिंग को। होस्टिंग का मतलब क्या होगा कि आपके वेरिएबल को पहले कॉल कर लिया जाता था, उसके बाद डिक्लेयर करा जाता था, तो ये एरर नहीं देता था। समझ गए? अगला है लेट और कॉन्स्ट। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ब्लॉक स्कोप थे। ठीक, अब लेट के अंदर क्या है? जो लेट आपका था, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? सेम नाम के वेरिएबल तो नहीं बना सकते, लेकिन आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं? वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट क्या है? इसमें क्या होता है? ना सेम नाम के वेरिएबल को बना सकते हैं, ना ही वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। समझ गए? और वैर के अंदर क्या था? वैर के अंदर आप सेम नेम के मल्टीपल वेरिएबल बना सकते थे और वैल्यू को भी चेंज कर सकते थे। इसलिए आज की डेट में वैर का उपयोग नहीं करते, हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेट और कॉन्स्ट का। वही चीज़ यहाँ पे लिखी। वैर क्या है? पुराना तरीका, फंक्शन स्कोप। लेट क्या है? ब्लॉक स्कोप, वैल्यू को बदल सकते हैं। कॉन्स्ट क्या है? भैया स्थिर मान, इसमें वैल्यू को बदल नहीं सकते हैं। ये भी आपका क्या है? ब्लॉक स्कोप है। समझ गए? यहाँ पे लिखा है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर या डॉलर से शुरू हो सकता है, लेकिन संख्या से नहीं। अब देखो, वेरिएबल बनाने के कुछ रूल हैं, पहले यहाँ पे रूल समझते हैं। जावा स्क्रिप्ट में कोई भी जब वेरिएबल आप बनाओगे तो कुछ रूल हैं। सबसे पहले आपका नंबर से
वेरिएबल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, आप अंडरस्कोर या डॉलर साइन से वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हो। समझ गए। तीसरा क्या है, आपको जो वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है वो अल्फ़ाबेट से करना है, मतलब ये अंडरस्कोर डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको अल्फ़ाबेट से करना है। फिर उसके बाद क्या है, वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, वेरिएबल का नाम आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। और साथ में पांचवी चीज़ याद रखना, जो आपके वेरिएबल नेम होते हैं, वेरिएबल नेम ये होते हैं केस सेंसिटिव। मतलब आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लेट राम नाम का वेरिएबल बनाया और फिर आपने लेट क्या कर दिया, इस राम को प्रिंट करते इस नाम का फिर वेरिएबल बना लिया, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों सेम हो जाएंगे। या आपके पास एक राम नाम का वेरिएबल है और ये राम नाम का वेरिएबल है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट को उनको अलग अलग ट्रीट करेगा, समझ गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ना ऑपरेटर के, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जोड़ घटाना गुणा भाग परसेंटेज मॉडुलस इनका उपयोग कर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है आपने ए बराबर 5 रख दिया तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, 5 आ गई। अगर आप इस वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं बाद में तो आप ए प्लस इक्वल टू 6 कर देते हो। अब ए की वैल्यू अगर आप प्रिंट करोगे तो क्या आ गया, 5 और 6 मिलकर क्या हो गया, 11 हो गई। ये क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑपरेटर। देखो कंपेरिजन ऑपरेटर में ये समझो जरा, अगर आपने डबल इक्वल टू लगा दिया और इसको, इसका नेचर क्या करता है, स्ट्रिंग। डबल इक्वल टू क्या करेगा, डबल इक्वल टू, एक मिनट, डबल इक्वल टू काम करता है आपकी वैल्यू को चेक करने का। तो देखेगा यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या कंडीशन को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा और कोड को रन कर देगा। लेकिन जब आप यही काम ट्रिपल इक्वल टू के साथ करते हो तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू तो चेक करता है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, लेकिन ये साथ में टाइप को भी चेक करता है। ट्रिपल इक्वल टू, तो इसका टाइप था नंबर, इसका टाइप था स्ट्रिंग, तो क्या लौटाता है आपको, फॉल्स। समझ गया। अगर आपको वैल्यू प्लस टाइप को चेक करना है तो ट्रिपल इक्वल टू, केवल वैल्यू को चेक करना है तो डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड और नॉट, ये इनका इस्तेमाल करा जाता है। इनका मतलब क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड में एंड की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगा। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो एंड में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो ये लॉजिकल क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करा जाता है। समझ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है आपके पास एक सवाल है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारी एज है, हमने बनाया वेरिएबल लेट एज बराबर 18, हमारी एज 18 है, हम चाहते हैं कि हम वोट कर सकते हैं। चेक कर रहे हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा है। मान लो हम यहाँ पे 16 साल के हैं, तो अगर ये है तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट। अब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा 16 18 से बड़ा है या 16 18 के बराबर है, कहेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये इफ़ का कोड कभी नहीं चलेगा, फिर अपने आप एल्स का कोड चल जाएगा। एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी कंडीशन को नहीं देते। देखो अगर आपको कंडीशन चेक करनी तो आपको इफ़ और एल्स का उपयोग करना पड़ेगा। इफ़ में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ़ का कोड चल जाएगा, अगर नहीं कंडीशन ट्रू होती तो एल्स में लिखा हुआ कोड अपने आप चल जाएगा। समझ गए। ये थे भैया आपके कंडीशनल स्टेटमेंट। स्विच क्या होता है, स्विच भी सेम तरीके से उपयोग होता है, लेकिन क्या होता है स्विच के अंदर, स्विच तब उपयोगी होता है जब एक ही वेरिएबल के कई सारे संभावित मान जांचने हो। जैसे आप कहते हो कि क्या डे 1 है, अगर डे 1 है तो आप सोमवार को प्रिंट कर दो, अगर डे की वैल्यू क्या है 2 है तो मंगलवार प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो क्या करो, कोई भी दिन प्रिंट कर दो, अन्य दिन प्रिंट कर दो। अगर यहाँ पे आपने स्विच में डे की वैल्यू 2 दी होती तो आपका क्या प्रिंट हो जाता, मंगलवार प्रिंट हो जाता। ये था स्विच का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्सेस की। 3 तरीके के पॉपअप बॉक्स होते हैं। सबसे पहले अलर्ट, सूचना या संदेश को दिखाने के लिए, आपको कोई भी सूचना दिखानी तो अलर्ट का उपयोग करोगे। कंफर्म क्या करेगा, ये ओके और कैंसिल, मतलब आपको आपसे कंफर्मेशन लेगा, इसका विकल्प देता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के, प्रॉम्प्ट क्या करेगा, ये लेगा यूजर से इनपुट। समझ गए। जो हमारा कंफर्म वाला होता है ये हमेशा ट्रू और फॉल्स लौटाता है, जबकि प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर द्वारा दिए गए टाइप करके टेक्स्ट को लौटाता है। समझ गए। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट की। जावास्क्रिप्ट इवेंट वह क्रिया होती है जो यूजर द्वारा ब्राउजर में घटित होती है, जैसे क्लिक करना, माउस को घुमाना, फॉर्म को भरना। समझ गए। तो इवेंट क्या होता है,
इवेंट वह प्रक्रिया होती है जो ब्राउजर द्वारा घटित होती है। जैसे आपने किसी चीज़ पे क्लिक करा, आपने फॉर्म है, फॉर्म को जैसे आपने सबमिट करा तो आपका लिख गया फॉर्म इज सबमिटेड, और फॉर्म क्या होगा आपके डेटाबेस में स्टोर हो गया। किसकी मदद से हुआ? वहाँ पे एक इवेंट लगा। कौन सा इवेंट हो सकता है? ऑन क्लिक, माउस के क्लिक करने पर, ऑन माउस ओवर, माउस के ऊपर आने पर, ऑन लोड, पेज के लोड होने पर, ऑन चेंज मतलब इनपुट वैल्यू को बदलने पर। ये कहलाते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म वैलिडेशन की। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट से फॉर्म को सबमिट होने वाले डेटा की जांच करना। मतलब आपका फॉर्म सही सबमिट हुआ है नहीं, पता चला आपके पास आपको मोबाइल नंबर लिखना था, आपने उस पर क्या करा, आपने उस पर कुछ भी लिख दिया। तो कुछ भी ना लिखे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्म के वैलिडेशन को चेक करना होगा। समझ गए? तो ये वैलिडेशन कैसे चेक करी जाती है? यूजिंग जावास्क्रिप्ट। समझ गए? ये यहाँ पे लिखा, अगर फॉर्म क्या होगा, अगर आपका क्या होगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा तो फॉर्म सबमिट होने से रोक देगा। अगर त्रुटि नहीं होगी तो आपका फॉर्म क्या होगा? सबमिट हो जाएगा। ये कहलाता है फॉर्म वैलिडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर जेएस की। एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस गूगल द्वारा विकसित करा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब एसपीए बनाने में उपयोग होता है। अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने तो किसका उपयोग करोगे? एंगुलर जेएस का। किसका उपयोग करोगे? एंगुलर जेएस का। ये किसके द्वारा विकास करा गया? इसका गूगल के द्वारा। और किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। समझ गए? तो ये चीज़ आपको याद रखनी। अब एंगुलर जेएस के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए एनजी ऐप लिखना पड़ता है। एनजी ऐप क्या करता है? एंगुलर जेएस में एप्लीकेशन को शुरू करता है। एनजी मॉडल क्या होता है? इनपुट को डेटा से जोड़ता है, मतलब ये टू वे बाइंडिंग का कार्य करता है। समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर जेएस में एक्सप्रेशन व मॉड्यूल्स की। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जावा स्क्रिप्ट एंगुलर जेएस में एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये डबल कर्ली ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। इनके अंदर मान लो आपने लिख दिया 2+3, तो ये क्या काम करेंगे? ये जो आपका आउटपुट लौटाएंगे, आउटपुट जोड़ के मतलब 5 लौटाएंगे एचटीएमएल के अंदर। तो इनका किसके डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर जावा स्क्रिप्ट के कथन लिखे जाते हैं, मतलब ये सीधे जिनका मान सीधे पेज पर दिखाई देता है। हमने आपको बताया 2+3 लिखा तो कैलकुलेट होकर 5 दिख जाएगा। ये कहलाता है एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं? आपकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन का एक कंटेनर होता है जिसमें कंट्रोल सर्विसेज आदि परिभाषित होते हैं। मॉड्यूल्स बनाने के लिए क्या करते हैं? आपको वेरिएबल बनाना, वेरिएबल के अंदर एंगुलर डॉट मॉड्यूल, यहाँ पे आपके मॉड्यूल का नाम लिखना है। ये जो आपका एरे है इसको कहते हैं हम डिपेंडेंसी एरे। क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी एरे। मॉड्यूल पूरे एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को व्यवस्थित करने की मुख्य इकाई होती है। आप ऐसा करके मॉड्यूल को बना सकते हो। एंगुलर जेएस में क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव एचटीएमएल के विशेष एट्रीब्यूट होते हैं जिनका नाम एनजी से शुरू होता है। मतलब जो आपके डायरेक्टिव होते हैं किससे नाम शुरू होता है? एनजी से शुरू होता है। और वे डोम व्यवहार को बदल देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के नेचर को बदल देते हैं। एनजी ऐप ये क्या करता है? एंगुलर जेएस के एप्लीकेशन को बनाने के लिए। एनजी मॉडल क्या करता है? टू वे बाइंडिंग के लिए उपयोग करा जाता है। एनजी रिपीट क्या करता है? ये लिस्ट को मतलब दोहराता है, मतलब लूपिंग के लिए उपयोग करा जाता है। एनजीएफ का क्या होता है? काम होता है ये शर्त मतलब कंडीशन के बिहाफ पे एलिमेंट को दिखाने के लिए उपयोग करा जाता है। समझ गए? अगली बात करते हैं फोटो एडिटिंग के बारे में जरा थोड़ा सा। फोटो एडिटर क्या है? जैसे एडोबी फोटोशॉप, जीआईएमपी आदि सॉफ्टवेयर को इमेज में सुधारा व संपादित व सजाया जा सकता है। वेब डिजाइन में आकर्षक ग्राफिक्स बनाने हो तो इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले टूल्स की बात करें। मार्की टूल क्या होता है? यह आपका आयताकार या गोलाकार भाग को चुनता है। लेसो टूल क्या करता है? ये फ्री हैंड आकार में चयन करता है। मान लो ये आपकी फोटो है, ये है, तो हम लेसो टूल की मदद से इसको क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। मैजिक वैन टूल ये क्या करेगा? समान रंग वाले भाग को, जैसे मान लो ये कलर है तो इस कलर वाले जो भी भाग होगा उसको चुन लेगा। कौन सा? मैजिक वैन टूल। सिलेक्शन टूल का उपयोग किसी विशेष भाग से अलग एडिट या कॉपी डिलीट करने के लिए किया जाता है। मान लो आपको सिलेक्शन टूल का उपयोग कब करा जाता है? मान लो इस हिस्से को मैं डिलीट करना तब उपयोग करेंगे, इसको एडिट करना या कॉपी करना तब उपयोग करेंगे। समझ गए? पेंट टूल की बात करते हैं। पेंट टूल कौन सा था? ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या होता है? फ्री हैंड चित्रकारी के लिए, मतलब आपको कोई आर्ट बनानी तो ब्रश टूल का उपयोग करोगे। पेंसिल टूल क्या करेगा? ये आपकी तीखी रेखाएं खींचने के लिए उपयोग करा जाएगा। इरेजर किसी भी भाग को मिटाना होगा। फिल बकेट टूल क्या करेगा? ये आपके पास क्षेत्र है, इसमें आप चाहते हैं रंग भर जाए तो रंग भरने के लिए फिल बकेट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या करेगा? ये दो रंगों को, मतलब जैसे एक ये कलर हो गया एक ये कलर, तो ये कहलाता है ग्रेडियंट, मतलब दो रंगों को भर देगा। पेंट टूल का उपयोग इमेज में नया कंटेंट जोड़ने व रचनात्मक डिजाइन बनाने के लिए होता है।
ट्रांसफॉर्म टूल की बात करते हैं। सबसे पहले टूल की बात करते हैं मूव टूल। मूव टूल का मतलब ये बॉक्स यहाँ पे रखा है, अब इसको हम उठा के देखो, जैसे हमारे पास मूव टूल है तो हमने क्या करा, इस बॉक्स को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करा। अब इस बॉक्स को हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ये कहलाता है हमारा मूव टूल। समझ गए। अगला है स्केल, मतलब ये साइज को छोटा बड़ा करना। ये बॉक्स था, आपको इसके साइज को बड़ा कम करना है तो स्केल और रिसाइज का उपयोग करेंगे। रोटेट का मतलब होता है इसको आप घुमा लोगे, कहीं पे घुमा सकते हो, तो रोटेट का मतलब घुमाना। स्क्यू डिसॉर्ट मतलब तिरछा या विकृत करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट टूल की। इमेज पर टेक्स्ट या शीर्षक जोड़ने के लिए इसका उपयोग करा जाता है। फॉन्ट आकार व रंग चुनने की सुविधा के साथ होता है। ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है, ट्रांसफॉर्म टूल से इमेज को वांछित आकार दिशा में ढाला जाता है, जबकि टेक्स्ट टूल से क्या करता था, पोस्टर या बैनर के ऊपर क्या करा जाता है, टेक्स्ट को जोड़ा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट लेयर्स की। लेयर क्या होती है, मान लो आपके पास इमेजेस हैं, अब इमेज में कई सारे, ये आपका इमेज है, यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा सिलेक्शन बाइट, यहाँ पे आपने सिलेक्शन बाइट का क्या लगा दिया, लोगो लगा दी, यहाँ पे आपने पीपीटी बना दी, पीपीटी हेडिंग डाली और कंटेंट लिख दिया। अगर आपको चाहिए कि इस सिलेक्शन बाइट का हमें क्या करना, इसका साइज बड़ा करना है, तो आप क्या करोगे, इसी लेयर को सिलेक्ट करके क्या करोगे, आप इसके साइज को बड़ा कर लोगे। तो लेयर्स का मतलब ये होता है कि आपको जब बहुत सारी एडिटिंग करनी होगी तो आप चीज़ों को ना अलग अलग लेयर, मतलब परतों में डिवाइड करोगे, यही कहलाती है लेयर। जैसे टेक्स्ट बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को अलग अलग एडिट करना। समझ गए। ये देखो, जैसे आपके सबसे पहले लेयर पे बैकग्राउंड है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर टेक्स्ट है, ये कहलाती है लेयर। ब्राइटनेस, कलर व फिल्टर की बात करते हैं। ब्राइटनेस क्या होता है, इमेज को अधिक चमकीला और गहरा बनाने के लिए क्या होता है, आपके रंगों के बीच कॉन्ट्रास्ट समायोजित करने के लिए उपयोग करा जाता है। मतलब ब्राइटनेस क्या होता है, आपके इमेज को गहरा व चमकदार बनाना। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, रंगों के बीच में समायोजन होता है। समझ गए। इम्प्रूव कलर एंड टून, मतलब आपके पास कई सारे ह्यू होता है, सेचुरेशन होता है, इनसे क्या कर सकते हैं, अपने कलर को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, मतलब कलर बैलेंस कर सकते हैं। फिल्टर, पहले से बने हुए प्रभाव को जो इमेज पे एक क्लिक पे लागू हो जाते हैं, जैसे ब्लर, शार्पन, ब्लैक एंड वाइट। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं वेब पब्लिशिंग की। वेब पब्लिशिंग के ओवरव्यू की बात करते हैं। वेब पब्लिशिंग क्या है, वेब पेजेस दस्तावेज को इंटरनेट पे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, ताकि दुनिया भर के यूजर उन्हें यूज कर सकते हैं, ये कहलाती है वेब पब्लिशिंग। कंटेंट को तैयार करना, मतलब HTML CSS GS की मदद से कंटेंट को रेडी करना। वेब होस्टिंग मतलब वेबसाइट को सर्वर पे रखना, डोमेन का पंजीकरण करना और सर्वर को फाइल पे अपलोड करना और वेबसाइट को लाइव टेस्ट करना, ये कहलाता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का उपयोग कहाँ करा जाता है, सूचना को त्वरित प्रचार, वैश्विक प्रचार, मतलब कम लागत पे डेटा को अपडेट करना, यही कहलाता है वेब पब्लिशिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट बात करते हैं HTML की भी बात करते हैं। HTML का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO द्वारा ISO 8879 है, जो दस्तावेज की संरचना परिभाषित करने हेतु टैक्स आधारित प्रणाली का उपयोग करता है। HTML व XML दोनों HTML से प्रेरित हैं, मतलब जो HTML है और XML है ये किससे, HTML से प्रेरित है। HTML के क्या करता है, दस्तावेज की संरचना और सामग्री को अलग करता है। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन के नियम से परिभाषित होते हैं। बड़े जटिल दस्तावेज प्रबंधन हो तो इसका उपयोग करा जाता है। HTML क्या होता है, HTML प्लस XML। HTML एक मेटा भाषा है जिसमें HTML व XML जैसी विशिष्ट मार्कअप भाषा बनाई गई। तो HTML जटिल होने के कारण वेब पेज में अधिक उपयोग नहीं करा जाता, जिसके कारण HTML और XML एक्सेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है, वह सेवा जो वेबसाइट की फाइलों को इंटरनेट से सर्वर पर संग्रहित करती है ताकि वे 24/7 उपलब्ध रहें। शेयर्ड होस्टिंग, कई साइट्स को, देखो सबसे पहले बात करते हैं शेयर होस्टिंग। कई साइट्स एक ही सर्वर पर साझा करती हैं, मतलब ये सस्ती होती हैं। VPS होस्टिंग, वर्चुअल रूप से अलग संसाधन। डेडिकेटेड होस्टिंग, ये पूरा एक ही सर्वर होता है वेबसाइट के लिए। क्लाउड होस्टिंग, कई सर्वरों पर वितरित करने के लिए क्लाउड होस्टिंग का उपयोग करते हैं। समझ गए। छोटी वेबसाइट बनाने के लिए शेयर्ड होस्टिंग पर्याप्त होती है, बड़ी साइट के लिए क्लाउड या डेडिकेटेड बेहतर होती है। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड, ये क्या होता है, ये वो मानक स्टैंडर्ड है जो निश्चित करते हैं कि दस्तावेज विभिन्न सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म के बीच सही ढंग से एक्सचेंज हो सके, जैसे आपके PDF, XML, RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ODE, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वेब पब्लिशिंग के क्या घटक हैं,
वेब पब्लिशिंग घटक है कंटेंट को क्रिएट करना, डिजाइन और लेआउट को बनाना, वेब होस्टिंग को उपलब्ध कराना और मेंटेनेंस मतलब उसमें सुधार व अपडेट करना। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या है? दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करा जाता है? CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? जैसे आपका वर्डप्रेस, ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करा जाता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेब पेज डिजाइन के क्या सिद्धांत है। देखो, सरल व स्पष्ट होना चाहिए, तेज होना चाहिए, लोडिंग में समय नहीं लेना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली मतलब रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन को सपोर्ट करना चाहिए और कलर वगैरह अच्छे होने चाहिए। समझ गया? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और क्या करना है? हायरार्की होनी चाहिए। समझ गया? सर्च इंजन व मेटा सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो कीवर्ड के माध्यम से वेब पेज पर उपलब्ध जानकारी को, परिणाम को खोज के दिखाती है, जैसे गूगल और बिंग। इसमें क्या होती है? क्रॉलिंग, ये क्या करता है? सारे वेब पेज को स्कैन करता है। इंडेक्सिंग क्या होती है? जानकारी को व्यवस्थित संग्रह में रखना। रैंकिंग क्या करता है? ये वेबसाइट के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देता है। मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। यह स्वयं वेब पेज को खोजने के बजाय कई सर्च इंजनों के परिणाम को एक साथ दिखाता है, जैसे मेटा क्रॉलर। नेक्स्ट बात करते हैं WW ब्राउजर, HTTP और वेब पब्लिशिंग टूल की। WW क्या है? ये लिंक किए गए दस्तावेजों की वैश्विक प्रणाली है। ये क्या है? लिंक किए गए दस्तावेजों की वैश्विक प्रणाली है। फिर ब्राउजर, ब्राउजर क्या है? वेब पेज देखने का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज। HTTPS क्या है? ये आपके क्या है? प्रोटोकॉल है जो आपकी इंटरनेट पे वेबसाइट को एक्सेस करने की अनुमति देता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का मतलब क्या होता था? सिक्योर। सिक्योर के लिए SSL या तो TLS, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और जो आपका HTTPS है वो सिक्योर है। वेब पब्लिशिंग टूल कौन सा है? जैसे वर्डप्रेस है, विक्स है, एडोबी है और फाइलजिला है। समझ गए? बस यहीं से आपकी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो आपको M2R5 में किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लगभग सारे MCQ को कवर कर लेंगे इस मात्र एक वीडियो से। तो आप अगली कोशिश आप करिए कि आप MCQ को खुद से दीजिए। अदरवाइज हमने एक MCQ M2R5 के लिए एक 100 MCQ का क्लास लिया होता, आप उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। तो उसमें हमने क्या करा? 100 MCQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके पेपर की नज़र से, उनको कवर किया है। तो इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। थैंक यू।